Hello everyone. So we will be starting today's session. Basically, language of the session will be mix of Hindi and English both. For most of the people will be comfortable in a mix of that, and myself also. तो आज सेशन में हम क्या करेंगे ना कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम नेग्लेक्ट कर देते हैं बट दोज आर द बेसिक थिंग्स जो एक्चुअली आपको काफ़ी मतलब एज प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, तो जो आज के सेशन है उसमें हम बताता हूँ पहले। उससे पहले सब इंस्ट्रक्शंस एंड डिस्क्लेमर्स। जो भी मैं शेयर करूँगा इट्स माय ओन लर्निंग्स, जो मैं एक्सपीरियंस जो भी सर्च कर करके स्टडी कर करके सीख रहा हूँ उसको अप्लाई कर रहा हूँ। आई विल बी जस्ट शेयरिंग दैट दोज ओनली। ठीक है, मार्केट में कोई भी होली ग्रेल नहीं है या कोई भी एक फिक्स थिंग नहीं है। तो किसी के लिए कुछ काम करता है, किसी के लिए कुछ नहीं करता। तो जो भी मैं शेयर करूँगा तो प्लीज़ गो एंड वेरीफाई योर सेल्फ, स्टडी पास विनर्स एंड चेक कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है या नहीं। इट्स अप टू यू। मूविंग फॉरवर्ड, कोई भी डाउट हो आपको तो प्लीज़ रेज योर हैंड्स, बिकॉज सेशन के बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इशू हो जाता है। उसके बाद में लास्ट में अगर टाइम बचा तो विल टेक योर क्वेश्चंस। तो जो आज का टॉपिक रहेगा ओवरऑल, एक तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, कि मैं किस बेसिस पे क्या क्या चीज़ें देखता हूँ ट्रेड्स को पिक करने के लिए, एंड कैसे मैं ट्रेल करता हूँ। ये सब चीज़ें बताऊंगा। उसमें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा जो मैंने रिसेंट मेरी कुछ अच्छी ट्रेड्स रही हैं। एंड उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि एक स्टॉक कैसे मूव करता है, उसका साइकिल कैसे रहता है, हाउ इट ब्रेक्स आउट, एंड देन वो सब्सिक्वेंट बेसिस कैसे बनाता है, लाइक दैट। और उसको ट्रेल कैसे करना है, कैसे बुक करना चाहिए, अपने अपने स्टाइल के हिसाब से कैसे उसको आगे कैरी करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम पर बचा तो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स। ऑलरेडी मैंने सेशन लिए बट इसमें भी मैं कंपाइल करने की कोशिश करूंगा अगर टाइम परमिट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक बेसिक चीज़ पे जाते हैं। मैं अपनी स्क्रीन स्विच करता हूँ पेंट पे। विल आज हम प्रैक्टिकल रखने की कोशिश। या सबसे पहले तो सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है कि एक स्टॉक का साइकिल समझते हैं। स्टॉक का अगर हम साइकिल समझ गए तो वी विल बी एबल टू नो कि कौन सा स्टॉक में हमें कब एंट्री लेनी चाहिए, क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। ठीक है, तो इनिशियली कोई भी एक स्टॉक है वो बियर मार्केट्स पीरियड में या किसी भी मार्केट पीरियड में कंसोलिडेशन में हो सकता है। ठीक है, ये कंसोलिडेशन हमारी 1 ईयर भी हो सकती है, 2 ईयर भी हो सकती है, मल्टी ईयर भी हो सकती है, डिपेंड करता है स्टॉक टू स्टॉक। ओके, 1 ईयर 2 ईयर, लेट्स अज्यूम कि ये 1 या 2 साल का बेस है। ठीक है, इनिशियली ये बेस बन गया। अब इस बेस के बाद यहाँ पे कोई मोमेंटम आएगा इस एरिया में, हमें राइट साइड में बिफोर द ब्रेकआउट यहाँ पे वॉल्यूम बार्स दिखने लग जाएंगे हमें कुछ। ठीक है, और स्टॉक यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन भी देगा स्ट्रॉन्ग। आपने बहुत एग्जांपल्स देखे होंगे, वो भी हम लाइव लाइव भी डिस्कस करेंगे, बट समथिंग लाइक दिस विल हैपन। ठीक है, फिर यहाँ से कोई स्मॉल कंसोलिडेशन देके द स्टॉक विल ब्रेकआउट। ओके, ये इनिशियल सबसे पहले स्टॉक ब्रेकआउट कर गया। जो पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन पीरियड में था इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेज 1। ठीक है, तो ये स्टेज 1 होते हैं जब ये कंसोलिडेशन पीरियड में है। यहाँ पे बेसिकली बोलते हैं कि एक्यूमुलेशन पीरियड है जिसमें बिग प्लेयर्स स्टॉक को बाय करते रहते हैं, जो बड़े थीम्स एंड बड़ी स्टोरीज या बड़े फंडामेंटल्स के पीछे जो काइंड ऑफ प्रिडिक्ट करते हैं कि दिस कंपनी और दिस थीम माइट पिक अप इन फ्यूचर। ठीक है, दे आर एक्यूमुलेटिंग इन दिस फेज। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, जब ब्रेकआउट होने के बाद ये मूव करते हैं इसको हम बोलते हैं स्टेज 2। ठीक है, तो ये स्टेज 2 में आने के बाद, तो ये स्टेज 2 इज द एरिया वेयर वी हैव टू ट्रेड द स्टॉक। ये आपको सबने बताया भी होगा, आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा, राइट। पर स्टेज 2 में मूव कैसे करते हैं, दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो सबसे पहला एरिया तो इसका एक ये एरिया रहता है व्हेन इट्स नियर इट्स लाइक मल्टी ईयर ब्रेकआउट, या बड़ा बेस के ब्रेकआउट के पास होता है। दिस इज द फर्स्ट एरिया। ठीक है, उसके बाद इट ब्रेक्स आउट एंड मूव्स फॉर सम परसेंटेज, एंड देन वो एक स्मॉल बेसिंग में आता है, लाइक 10 EM में 20 में बाउंस बैक्स, एंड देन अगेन इट मूव्स। ठीक है, फिर शायद यहाँ पे एक और अनदर स्मॉल बाउंस देके मूव कर सकता है, या फिर बड़ा बेस दे सकता है, लाइक दिस। ओके, सो दिस इज हाउ इट विल मूव, एंड देन अगेन इट विल बेस एंड ब्रेकआउट। फिर ये स्मॉल पुल बैक्स देगा 10-20 EM पे,
एंड देन अगेन इट विल गो इनटू बेसिंग। ठीक है, अब मेन चीज़ है कि इट डिपेंड्स, कुछ स्टॉक 2 बेच देंगे, कुछ 3 देंगे, कुछ 4 देंगे, लाइक दिस। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से ये मूव करेगा। ठीक है, एंड एक पॉइंट पे आके बेसिंग में ये फेक ब्रेकआउट देके या कुछ करके अपना ट्रेंड चेंज कर लेगा। ठीक है, दिस इज अ बेसिक लाइफ ऑफ अ स्टॉक और हाउ इट मूव्स इन अ ट्रेंड। तो हमने क्या समझा कि एक बड़ा बेस होगा, ठीक है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा या फिर 1 ईयर ब्रेकआउट होगा, वहाँ पे इनिशियली मोमेंटम, वॉल्यूम एंड प्राइस विल पिकअप, वहाँ से हमें एक सिग्नल मिल सकता है। ठीक है, एंड देन वो स्मॉल कंसोलिडेशन, पुल बैक, ब्रेकआउट, इस रेंज में कोई भी किसी भी टाइप का एक्शन कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज 1 से स्टेज 2 में एंटर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये शॉर्ट बेसिस देता है इस टाइप के, जिसको हम फ्लैग्स भी बोलते हैं, जो कि 10 EM है, 20 EM के आसपास शेकआउट्स एंड ब्रेकआउट्स देता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो 2 फ्लैग्स भी दे सकता है, एक फ्लैग भी दे सकता है, डिपेंड करता है फ्रॉम स्टॉक टू स्टॉक, किस सेक्टर से, किस थीम से, जो कि हम आगे समझने की कोशिश करेंगे इसकी स्टोरी से। उसके बाद एज एक स्टॉक हमेशा कभी भी ऐसा तो नहीं है कि वो कंटिन्यूसली अपना 500% अगर उसको मूव करना है तो वो कंटिन्यूसली मूव करेगा। ठीक है, इट विल गेट इनटू अनदर बेसिक फॉर्मेट, जहाँ पे वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेगा, एकुमुलेशन में जाएगा, बहुत सारे फंडामेंटल कैटलिस्ट को वो चेक करेगा कि भाई वर्दी है कि नहीं, ये थीम चल भी रही है कि नहीं, ये सेक्टर चल भी रहा है कि नहीं। तो वो सारी कंफर्मेशंस होती हैं उस पीरियड में। दे बिल्ड सम बिग बेसिस लाइक 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, इस पीरियड के वो बेसिस बिल्ड करते हैं, जिसमें आराम से वो 10-50 मूविंग एवरेज तक टच कर जाते हैं। ठीक है, तो ये बड़े बेसिस आते हैं। एंड देन अगेन जब यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो फिर वो अगेन फ्लैग टाइप स्ट्रक्चर दे सकते हैं 10 and 20 EMA के आसपास, उस तरीके से मूव करेगा। फिर अगेन आफ्टर मूविंग अ सर्टेन परसेंटेज वो क्या करेगा, एक बेस देगा अगेन, जो कि 3 to 6 मंथ्स वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन मार्केट भी कहाँ पे स्टैंड करती है। फिर वो फाइनल ब्रेकआउट देते हैं, क्लाइमेक्स देते हैं, एंड देन वो बेसिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि बेस ही बना रहा हूँ, हमें लगता है कि अनदर बेस एंड ब्रेकआउट हो सकता है, बट वो फेक आउट्स करके अपना डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाते हैं। अब वो डाउन ट्रेंड छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि किस टाइप का स्टॉक है, किस टाइप का नेचर है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेज 2 होता है, और जहाँ पे वो अपना कन्वर्ट करने से पहले थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं इसको, ये स्टेज 3 होती है। ठीक है, और जब वो अपना काइंड ऑफ डाउन ट्रेंड में आ जाता है, वी कॉल इट स्टेज 4। ये मतलब बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं जैसे स्टैन वाइनस्टीन, इन्होंने मतलब टर्मिनोलॉजी एंड स्टडी करके डिटेल में डाल रखे। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ब्रीफ, क्योंकि हम आज कोशिश करेंगे कि एक स्टॉक के साइकिल को अंडरस्टैंड करें, उसी के साथ हम अंडरस्टैंड करें कि कहाँ पे बाय करना बेस्ट है, कहाँ पे हम बाय करते हैं तो उसमें कैसे हमारी एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए, सेक्टर्स को कैसे इस तरीके से पिक करें। तो हम सब इसी एक जो आज अभी तक हमने देखा है, जो हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसी के थ्रू हम उसको समझेंगे। तो इसको ध्यान से समझना प्लीज़। तो बेसिकली ये एक ट्रेंड रहता है, तो हमें किस एरिया में इनको टारगेट करके रखना है, इस एरिया में, जब वो स्टेज 2 में है। ठीक है, और एक आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कि यंग स्टॉक है, ठीक है, ओल्ड स्टॉक है, लेट स्टॉक है, लेट स्टेज में है। तो वो क्या चीज़ होती है, वो ये होता है कि जब वो अपना स्टेज 1 से स्टेज 2 में शिफ्ट होते हैं। ठीक है, तो जब अपने वो इनिशियल 1-2 बेसिस के एरिया में होता है ना, उसको हम यंग स्टॉक कहते हैं। जैसे अभी यहाँ पे इसने जस्ट रिसेंट ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो ये तो इस एरिया में तो ये पूरा के पूरा यंग स्टॉक है, इस एरिया में ये पूरा यंग स्टॉक है। ये इसके बाद आफ्टर लाइक ब्रेकआउट ये सिर्फ फर्स्ट बेस बना रहा है, जो लॉन्ग फर्स्ट बेस है, तो अभी ये इतना ओल्ड स्टॉक नहीं है, स्टिल नहीं यंग ट्रेंड। ठीक है, तो दीज आर द बेसिस वी शुड टारगेट, ये हमें यहाँ से सीखने को मिलता है। जैसे जैसे इसके बेस ट्रेंड में लेट होते रहते हैं, ठीक है, उनकी फेल होने के चांसेस बढ़ते रहते हैं, उनसे मूव की जो कैपेबिलिटी होती है वो कम होती रहती है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इस तरीके से मूव करते हैं, तो हमें टारगेट क्या करना होता है कि जितना हम यंग स्टॉक को टारगेट कर पाएँ, उतना बेटर है, उतना बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उतना हम उनको ईज़िली विदाउट वॉलेटिलिटी ट्रेल कर सकते हैं। जैसे-जैसे स्टॉक एक अपने मतलब ओल्ड एज में चला जाता है, मतलब ट्रेंड में, तो वहाँ-वहाँ उसका वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज़ होने लगती है। व्हाई? बिकॉज़ इनिशियली जब यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट दिस स्टॉक। ठीक है? एंड जैसे-जैसे मूव करता रहता है, इट बिकम्स द टॉक ऑफ द टाउन। सो सॉरी, सो जैसे-जैसे आगे जाता है, वो नोन हो जाता है, तो वॉलेटिलिटी
काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें शॉर्ट प्लेयर्स आ जाते हैं, वीकेंड्स आ जाते हैं, थोड़ा सा शेकआउट होता है तो एग्जिट्स होने लग जाती हैं, थोड़ा मूव करता है तो प्रॉफिट बुकिंग जल्दी होने लग जाती है। तो लाइक दिस वॉलेटिलिटी इंक्रीजेस एज अ स्टॉक गोज ऑन। ठीक है, तो ये बेसिक साइकिल। अब ऐसा नहीं है कि हर स्टॉक सिर्फ 2 बेस बनाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे शो किए हैं कि 1, 2 एंड ठीक है, वो डिपेंड करता है स्टॉक से स्टॉक पे, थीम से थीम पे, कौन सा सेक्टर का स्टॉक है। एक मतलब जो काइंड ऑफ जो लीडर्स होते हैं बुल मार्केट के, विच हैज स्ट्रॉन्ग थीम, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स या स्ट्रॉन्ग स्टोरी, ठीक है, दे मे गो मेकिंग 4 to 5 बेसिस ऑल्सो बिफोर लाइक गेटिंग इन टू द स्टेज 4। जैसे अगर आप 2020 2021 के स्टॉक्स देखेंगे तो वहाँ पे शायद आपको मोस्टली आईटी सेक्टर दिखता है जो एक बिग पुल ट्रेंड में था। ठीक है, तो वहाँ पे आप स्टॉक्स देखेंगे लाइक मैस्टैग, परसिस्टेंट सिस्टम्स लाइक दिस, जो कि बड़े बड़े बेसिस से ब्रेकआउट हुए एंड देन दे वर केप्ट मूविंग। एल्काइल अमाइंस, बालाजी अमाइंस, इन सबको आप अगर जाके स्टडी करेंगे, आई वुड से करिएगा इस चीज़ को, जो अभी तक हमने अंडरस्टैंड किया है उस तरीके से उसको स्टडी करिएगा ओपन करके, कि वो बड़े बेस से निकले मल्टी ईयर अपने ब्रेकआउट से, ये उन्होंने शॉर्ट पुल बैक्स दे के मूव किया, फिर उन्होंने बेसिस बिल्ड किए 3 months 4 months, ठीक है, कोई और कैटलिस्ट ऐड हुए, ठीक है, फिर वो मूव किए, ऐसे कर करके दे मूव अराउंड 4 to 5 बेसिस में उन्होंने मूव किया बिफोर गेटिंग इनटू डाउन ट्रेंड। तो ये एक साइकिल रहता है बेसिकली, एक अप ट्रेंड बुल ट्रेंड का किसी भी स्टॉक का। ठीक है, ये था वेरी बेसिक थिंग। उसके बाद हमें कहाँ कहाँ एंट्री, देखो अगर मैं अपने, चलो अलग अलग परस्पेक्टिव से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से, कि अगर हम लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव से उसको देख रहे हैं तो हमें कहाँ कहाँ एंट्री लेनी चाहिए, अगर हम लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट थिंग है कि जब ये बड़े बेसिस को ब्रेकआउट कर रहे हैं, दिस इज द पॉइंट जहाँ से वी नो दैट इट हैज पोटेंशियल टू मूव बिग। ठीक है, दैट्स वाई से ना, हाई बिगर द बेस हायर द स्पेस काइंड ऑफ समथिंग, ये स्टेटमेंट जो है वो इसीलिए क्योंकि बड़े बेस से जब निकलता है तो मतलब एक न्यू ट्रेंड में इमर्ज हो रहा है एंड इट हैज़ गुड प्रोबेबिलिटी इट कैन गो ऑन कीप ऑन गोइंग। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, ये स्टेज 2 में आ गया, तो ये था एक फर्स्ट एंट्री पॉइंट की पॉसिबिलिटी। लाइक उसके बाद जब यहाँ से ये बड़े बेस से ब्रेकआउट करके निकलता है, इट मेक्स अ स्मॉल फ्लैग, मतलब हर स्टॉक में श्योर नहीं होगा ऑब्वियसली, पर जहाँ हमें पॉसिबिलिटी मिली है कि एक फ्लैग बन रहा है, दैट्स एन एरिया। तो क्या करना होता है हमें, जब हम स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं या ट्रैक करते हैं या फिर वॉच लिस्ट में देखते हैं, इस तरीके से ब्रेकआउट होने के या तो हम मतलब इनिशियली मोमेंट पे हमारे वो लिस्ट में आ जाता है स्टॉक, जब हम यूनिवर्स लिस्ट में या सेक्टर लिस्ट में हम स्कैन करते हैं, तो इस एरिया में हम मॉनिटर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देर में भी चांस कि हमें इस एरिया में कोई एंट्री का चांस नहीं मिला, ठीक है, या फिर हमारे नज़र में नहीं था स्टॉक, बट वंस इट ब्रेकआउट एंड मूव्स लाइक दिस 30% 25%, तो डेफिनेटली इट्स गोना कम इनटू योर लिस्ट। ठीक है, आपकी यूनिवर्स लिस्ट में कोई ना कोई बिग डे आएगा जब ये 10% मूव कर चुका होगा, 15% मूव कर चुका होगा, लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी लिस्ट में पक्का आएगा। इट्स ऑल अप टू यू कि आप कितना अवेयर हो। ठीक है, वो अलग स्किल है धीरे धीरे जो डेवलप होते हैं। तो वंस इट्स इन योर लिस्ट, तो आपको ये नहीं सोचना कि 20% मूव कर गया, 30% मूव कर गया, एक बड़े बेस से निकला है, कि दिस इज नॉट अ राइट स्टॉक, अब तो मूव कर गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद जब ये फ्लैग बिल्ड करता है, दिस इज द फर्स्ट एरिया वेयर वन कैन टारगेट अ स्टॉक। ठीक है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई ये स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, लेनी है तो कहाँ लेनी है और कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइक दैट। तो ये फर्स्ट एंट्री का पॉसिबल एरिया होता है अगर आपने बिग बेस को मिस कर दिया तो। ठीक है, एंड ये बहुत अच्छा एरिया भी होता है, यहाँ से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे ये बिग बेस का ब्रेकआउट जब होता है बिफोर फ्लैग और स्मॉल कंसोलिडेशन, इनकी जो मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी रहती है ना इन बुल मार्केट्स, जब स्ट्रॉन्ग मार्केट्स होती है, तो 20 से 30%। अब मान के चलो कि हर एक मतलब लेग जो है, हर एक मूवमेंट जो है वो आपको 20 से 30% का ही मूव देगी। ये नहीं है, वो बहुत रेयर स्टॉक्स होंगे जो 40 50 60 70% एक ही बार में मूव कर जाते हैं, पर जनरली इन जनरल केसेस क्या होता है, स्टॉक 15 20 25 30% की रेंज में मूव करता है, डिपेंड करता है कितना बड़ा स्टॉक है, कितना छोटा है, कितना वो फास्ट मूव करता है, कितना स्लो मूव करता है।
ठीक है, आफ्टर 20-30% वो एक आपको अगेन फ्लैग दे रहा है। फ्लैग से आपको कितना एक्सपेक्ट करना है? सेम 25-30% ये रेंजेस में मूव करने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं अगर वो फास्ट स्टॉक है तो। ठीक है, अभी हो गया फ्लैग से, अगर फ्लैग पे अगर ट्रेड कर रहे हैं। अब मान लो कि वो बड़े बेस पे आ गए, बिग बेस, अगर आपने देखा कि कोई स्टॉक है एक बिग बेस से उसने इस तरीके से ब्रेकआउट दिया था एंड वो बाकी अपना एक बड़ा बेस 4-5 महीने से कंसोलिडेट कर रहे हैं, ये आपने जब स्कैनिंग पे देखा तो आपके सामने आया स्टॉक। ठीक है, जब आप इसको वॉच आउट कर रहे हो और आपने पूरा ये प्राइस एक्शन इसका स्टडी किया कि यार ये किस तरीके से अभी ट्रेंड में है, ये फर्स्ट बिग बेस है आफ्टर दैट, तो मतलब ये इतना ऑल स्टेज में नहीं है, ये यंग स्टॉक है एक तरीके से। ठीक है, और ये यंग स्टॉक जब ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छी कंसोलिडेशन से मूव कर रहे हैं 3-4-5 मंथ्स की, तो यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है? इट कैन गिव अस अ गुड परसेंटेज मूव्स। लेट्स नॉट गो इनटू नंबर्स बट इट कैन गिव अ गुड परसेंटेज मूव्स। मतलब अगर आप इस एरिया में एंटर करने की कोशिश कर रहे हो तो यू कैन एक्सपेक्ट इट टू लाइक आप ट्रेल कर सकते हो उसको। जैसे कई बार क्वेश्चन आते हैं कि सर कैसे पता करें कि हमें ट्रेल करना है या स्ट्रेंथ में सेल कर दें या ईएमए या एसएमए का ब्रेकआउट मतलब ब्रेक होने का वेट करें। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप ऐसे बड़े बेसिस में एंटर कर रहे हैं एक अप ट्रेंड के स्टॉक में स्टेज 2 में, तो यहाँ से जब आप एंटर करते हैं बड़े बेसिस से, तो यू कैन एक्सपेक्ट इट टू मूव अ बिट मोर। ठीक है, तो इन केसेस में क्या होगा, जब स्टार्टिंग में आप एंटर कर जाते हैं अच्छी पॉइंट पे अगर एंटर करते हैं लाइक बेस ब्रेकआउट के आसपास, तो आप इसको मतलब टाइम दे सकते हैं। लाइक इसने फर्स्ट लेग मान लो 15-20-25% की दे दी एंड उसके बाद उसने ईएमए पुल बैक लिया ये वाला। ठीक है, ईएमए पुल बैक लेने के बाद वो छोटा सा बेस बना के दोबारा मूव कर सकता है। ठीक है, लाइक दैट आपको एक या दो वो स्टॉक ईएमए पुल बैक ले सकता है बिफोर गेटिंग इनटू अनदर बेस और ब्रेकिंग डाउन इनटू डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो ये इंडिकेशन होती है कि आप कहाँ एंटर कर रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट करना है आपको। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि अगर हम बिग बेस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ब्रेकआउट होते टाइम एंड वहाँ पे एंट्री ले पा रहे हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं कि हम उसको एक लॉन्गेस्ट रैली में रख सकते हैं। लाइक अब मेरा स्टाइल अगर मान लो कि मैं बहुत लंबा पोजिशनल खेलता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं फ्यू मंथ्स टू लाइक ईयर तक होल्ड करता हूँ, देन माई बेस्ट एरिया टू एंटर इज दिस बिग बेस ब्रेकआउट। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर एंटर करता हूँ तो आई कैन होल्ड इट फॉर लाइक दिस बिग बेसिस कंसोलिडेशन ऑल्सो, अगर मेरा लंबा पोजिशनल ट्रेड करने का स्टाइल है। ठीक है, पर अगर मान लो किसी क्या है कि नहीं, वो मीडियम टर्म स्विंग या शॉर्ट टर्म पोजिशनल खेलता है, लाइक फ्रॉम अ बिग इस ब्रेकआउट से लेके बिग बेस के ब्रेकआउट से लेके इस कंसोलिडेशन के आसपास आके वो निकलना चाहता है कि वो जो 4 से 5 महीने का टाइम है वहाँ वेस्ट नहीं करना चाहता, बट वो ये शॉर्ट टर्म जो बेसिस बनाता है, ठीक है, जो 10-20 EMA के आसपास आके विद इन फ्यू डेज शेकआउट्स वगैरह करके मूव करते हैं, वो होल्ड करने के लिए रेडी है, तो वो एक अनदर स्टाइल हो गया। अगर वैसा स्टाइल है आपका, तो आप अगर बिग बेस पे एंटर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप मतलब उसको हैंडल मतलब होल्ड कर सकते हैं विद ट्रेलिंग इट विद 10 to 20 EMA डिपेंडिंग अपॉन कि स्टॉक का क्या स्टाइल है, किस ईएमए को वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहाँ पे एंटर कर रहे हैं हमें देखना है, क्या हमारा स्टाइल है उसको नज़र में रखना है। अब अगर मान लो कि यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन स्टॉक बट यू हैव मिस द बिग बेस एंट्री, देन आप फ्लैग पे अगर एंटर करते हो तो आपको एक्सपेक्टेशंस भी उस तरीके से रखनी है कि अगर मुझे ऐसा है कि फॉर ईयर्स आई वांट होल्ड इट, देन तो फाइन, तब तो आपको सोचना ही नहीं है, एंट्री ली और भूल गए। पर अगर आपका स्टाइल ये है कि नहीं मैं ज़्यादा लंबे कंसोलिडेशंस में नहीं जाना चाहूँगा, देन क्या करना है, आपको यहाँ पे 30-40 जो भी परसेंटेज मूव मिले, जैसे ही आपको वीकनेस या क्लाइमेक्स दिखे, आपको सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ पे फोकस करना होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम किस टाइप के बेस में किस टाइप के कंसोलिडेशन में एंटर कर रहे हैं। अब इसी से मैं अपना स्टाइल आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मेरा स्टाइल क्या है। सबसे पहले तो मेरी प्रायोरिटी है कि मैं बिग बेसिस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या है, एक तो फास्टेस्ट एंड क्लीनेस्ट मूव मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो अगर मेरे पास अभी आज के दिन में 3 स्टॉक्स हैं मेरी वॉच लिस्ट में, ठीक है, और एक उसमें से ऐसा बिग बेस है, तो व्हाट आई विल डू इज मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको रखूंगा, बिग बेस को मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। ओके, एंड उसके बाद अगर मैं मान लो बिग बेस में मैं मिस कर रहा हूँ, मतलब मेरी प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि मैं बिग बेस पे एंटर करूँ। ठीक है, उसके बाद अगर बिग बेस पे नहीं एंटर कर रहा, मान लो मेरी वॉच लिस्ट पे बिग बेस कोई है ही नहीं, ठीक है,
पर मेरे पास एक ऐसा स्टॉक है जो इस कंसोलिडेशन में है, जो एक 4 5 6 मंथ्स की कंसोलिडेशन में है, एक ऑलरेडी ठीक है, और अब वो एक ब्रेकआउट के आसपास आ गए हैं। तो इससे मुझे क्या पता लगता है इसमें, मतलब एडवांटेज क्या है, एक तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि ये ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, ऑलरेडी एक क्लियर अप ट्रेंड में, क्लीन अप ट्रेंड में है। इसने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि ये वन ऑफ द लीडर ऑफ द स्टॉक दिस बुल मार्केट रैलीज है, ठीक है। तो सबसे पहले एडवांटेज तो यही है कि इसने लीडर है ये प्रूव कर दिया है। ऑलरेडी मेरे पास वॉल्यूम सिग्नेचर और प्राइस सिग्नेचर इसका है कि वो कैसे मूव करता है। तो अगर कोई स्टॉक फर्स्ट बेस बना रहा है तो वो तो एक तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटीज में आ जाते हैं, अगर आप अच्छे सेक्टर्स पे फोकस करते हो तो, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड बेस ऑल्सो कैन वर्क लाइक दिस। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं, मतलब अगर आप पूछते हो कि या सोचते हो कि किस टाइप के बेसिस में एंटर करना है, तो सबसे पहले तो है कि अगर कोई स्टॉक ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में आ चुका है, ठीक है, अच्छी स्टोरी और अच्छी थीम से बिलोंग करते हैं, तो जस्ट लुक फॉर फर्स्ट एंड सेकंड बेसिस जो वो बना रहे हैं। एक्सवाइड स्टॉक ने 6 महीने पहले एक ब्रेकआउट दिया था, 100% उसने दे दिया, ठीक है। अब वो 5 महीने से कंसोलिडेशन पीरियड में है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको वॉच लिस्ट से निकाल के फेंक दो। ये सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं हम लोग, कि ये तो मूवमेंट नहीं है तो बेसिंग में है। उनकी एक सेपरेट लिस्ट हमेशा लीडर्स की हमारे पास रेडी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो बेस बना रहा है, ये कभी भी ब्रेकआउट करना स्टार्ट कर सकते हैं, एंड जब ये ब्रेकआउट करेंगे हमें इंश्योर करना है कि हम इसमें हों। दिस इज द इजीएस्ट वे टू ट्रेड। प्लस यहाँ पे हम सेक्टर आइडेंटिफिकेशन, सेक्टर स्ट्रेंथ को भी बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। सेकंड या फर्स्ट बेस को एक लीडर स्टॉक में ऑलरेडी हम अगर लिस्ट पे रखते हैं क्योंकि अगर आज आप पूरी यूनिवर्स लिस्ट की स्टॉक को स्कैन करने जाएंगे, थोड़ा जूम आउट करके भी देखेंगे, आपको पता है कि कौन सा स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, कौन से स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। दैट्स इट। आप उनकी एक लिस्ट बना के रखिए, उनको हो सके थोड़ी और मेहनत करके सेक्टर वाइज डिवाइड करो, ठीक है, कि भाई ये एनर्जी सेक्टर से है, ये मेटल सेक्टर से है, और ये एक्स वाई जेड सेक्टर से है, जो अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं। अब अगर एक एनर्जी थीम का स्टॉक अप ट्रेंड में आया है और आपकी लिस्ट में ऐसे 15 विनर्स, 10 विनर्स हैं, तो डेफिनेटली आपको ऑलरेडी पता है ना यार कि ये कौन सा सेक्टर स्ट्रेंथ में है, एनर्जी सेक्टर स्ट्रेंथ में है। जब आप सोचते हो और पूछते हो कि भाई कौन सा सेक्टर सर, कैसे से आइडेंटिफाई करे सेक्टर, तो क्लियरली आपके सामने है कि एनर्जी इज द लीडर। अब ये नहीं है कि हाँ, आज कौन सा मूव करेगा, कल कौन सा मूव करेगा, उसी के लिए तो ये काम करने। तो आप अपनी एक लिस्ट बना के रखिए विनर्स की, ठीक है, एंड देन उनको वीकली बेसिस पे ट्रैक करो। सिंपल। आपके पास 10 एनर्जी के नेम्स है, 10 मेटल्स के नेम है, 10 पेपर्स के नेम है, 10 एक्सवाइजेड सेक्टर्स के नेम है। आप जब हर वीकेंड सैटरडे संडे मार्केट क्लोज के बाद स्कैन कर रहे हो, आपको दिखेगा कि क्या पोजीशन पे है। अभी वो कंसोलिडेशन में है, इस वीक ब्रेकआउट करने के बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, इग्नोर देम। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार 10 में से 4 5 स्टॉक्स हैं अपने हाई के पास आए हैं, उनमें वॉल्यूम पिकअप हुआ है, तो उनको शिफ्ट करो पिक अपने प्रायोरिटी लिस्ट में, उनको ऑब्जर्व करो, राइट। तो ये चीज़ें करनी है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है और एक्ट करना है। इस तरीके से मैं भी इस तरीके से अपनी लिस्ट बनाता हूँ। तो मेरे स्टाइल में क्या है, मैं ये पूरा ट्रेंड जो चल रहा है, जो मैंने आपको आपको बताया कि कैसे ट्रेंड होता है, कैसे स्टॉक मूव करता है, मैं इस चीज़ में बहुत अवेयर रहता हूँ, ठीक है। ये मेरा काइंड ऑफ फर्स्ट थिंग है कि ये ट्रेंड मुझे पता होना चाहिए, कौन सा स्टॉक किस ट्रेंड में है, कौन से पॉइंट पे है, कौन से फेज में है, मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। मुझे सेल इनटू स्ट्रेंथ करना है, 20 30% के मूव का वेट कर रहा हूँ मैं 50% की एक्सपेक्टेशन लेके बैठा हूँ, या मैं 100% की एक्सपेक्टेशन लेके बैठा हूँ। ये मुझे कहाँ से क्लियरिटी मिलती है, इस ट्रेंड एनालिसिस से ही, कि कौन सा स्टॉक किस स्टेज पे कहाँ पे मूव कर रहा है। सबसे बेसिक चीज, सबसे फर्स्ट चीज, ठीक है। तो हमें इस तरीके से, अभी ये आप समझेंगे कैसे या स्टडी कैसे करेंगे, कुछ को शायद पता हो, कुछ को ना पता हो। आप बेसिकली 2021 2020 और 2021 के विनर्स उठाइए, ठीक है। आपको इजीली मिल जाएंगे, केमिकल सेक्टर था, आईटी सेक्टर था, इन दो सेक्टर्स को स्टडी कर लो, इसमें से 10 15 स्टॉक्स के स्टेज एनालिसिस देख लो। आप क्लियरली देख पाओगे कि यार 2020 के अप्रैल मई में अल्काइल अमाइन, बालाजी अमाइन, दीपक नाइट्रेट, इन्होंने ब्रेकआउट्स किए, एंड उसके बाद इन्होंने वहां से ब्रेकआउट करने के बाद 500 500% के रन भी दिए, और बीच में कितनी बार उन्होंने बेस ब्रेकआउट दिए हैं। तो अगर सिर्फ आप उनको भी ट्रैक करते, तो आप मतलब 40 50% तो इन 2 3 नेम से बना जाओगे आप पूरे साल में।
ठीक है, तो दिस इज व्हाट लाइक हैविंग द राइट सेक्टर, राइट ट्रेंड इन योर फेवर, यही चीज़ है एक्चुअली। ट्रेडिंग बहुत सिंपल भी हो सकती है, बट हम उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं अलग अलग टूल्स एंड अलग अलग चीज़ें करके, कि कौन सा सेक्टर कैसे मिलेगा हमें। सेक्टर्स हम सबको पता है कौन से बुल ट्रेंड में, अगर अभी तक हमें सेक्टर से नहीं पता तो हम शायद ट्रैक ही नहीं करें। आज अगर आपको कोई पूछे तो जगह जगह पे नाम है कि पीएसयू अब ट्रेंडिंग में है। ठीक है, पीएसयूज में कौन से रेलवेज थे अब ट्रेंडिंग में। आज की डेट में जो भी मैं नेम ले रहा हूँ, मैं कोई आपको हिंट या कुछ नहीं दे रहा हूँ, जो मैं पास्ट डेटा है उसकी बात कर रहा हूँ कि अभी तक क्या था। अब मुझे नहीं पता कौन क्या मूव करेगा या नहीं, ठीक है ना, कहीं पे जाके बाय करने लग जाओ। तो आपको मतलब कितने महीनों से पता था कि यार रेलवे स्ट्रांग है, पीएसयू स्ट्रांग है, ठीक है, एनर्जी एनर्जी हर जगह हो रहा है, पावर पावर हर जगह हो रहा है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि कौन से कुछ सेक्टर्स हैं जो बहुत स्ट्रांग लग रही हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। उनकी लिस्ट आपके पास प्रिपेयर होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ पे वो अभी हैं अपने ट्रेंड में, वो आपको पता होना चाहिए। बस दैट्स द की। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट कि मैं किस तरीके से अपना सिलेक्शन प्रोसेस रखता हूँ। सेकंड पार्ट इज, मैं प्राइस एक्शन पे बहुत ध्यान देता हूँ कि क्वालिटी ऑफ प्राइस एक्शन क्या है। आपने मैंने शायद कुछ पोस्ट शेयर की थी, शायद आप में से कुछ ने चेक किया होगा, कुछ ने नहीं भी किया होगा। उसमें मैंने ब्रेक डाउन करके प्राइस को एक्सप्लेनेशन किया है कि लाइक इसने 20% मूव दिया, ठीक है, एंड उसके बाद वो डाउन डे में आया, वॉल्यूम्स कम थी, एंड देन इमीडिएटली उसने बाउंस बैक किया हायर वॉल्यूम्स के साथ। ठीक है, एंड देन टाइट डेज आ गई। तो ये सब मैंने बहुत डिटेल में 3-4 पोस्ट में एक्सप्लेन किया है। अगर आप उनको देखोगे ना, तो यू विल गेट अ क्लैरिटी कि क्वालिटी प्राइस एक्शन किसे बोलते हैं। तो प्लीज़ मेरी प्रोफाइल पे जाना, अगर आपको ये चीज़ देखनी है, वहाँ पे प्राइस एक्शन सर्च करना सिर्फ मेरी प्रोफाइल पे, तो 3-4 आपके पास आ जाएंगी पोस्ट। मैंने ब्रेक डाउन करके बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। जस्ट गो थ्रू देम एंड यू विल गेट टू नो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि हायर प्राइस क्वालिटी किसको बोलते हैं। तो वो मेरा सेकंड पार्ट है। ठीक है, अब मान लो कि मैं इस स्टेज में एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो एक फ्लैग है। बड़ा बेस मैंने मिस कर दिया, बट मुझे पता है ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। ठीक है, जैसे मैंने एमएसटीसी में एंट्री ली थी, ठीक है, जो मैंने ट्रेड अपनी शेयर भी की है। तो एमएसटीसी में क्या था कि मैंने बिग बेस ब्रेकआउट मिस कर दिया था उसका। ठीक है, शेकआउट्स हुए थे वहाँ पे, मैं ज़्यादा फोकस नहीं था उस पर्टिकुलर सेटअप पे। ठीक है, पर मेरी लिस्ट में वो आया कब, जब उसने ऑलरेडी मूव दे दिया, क्योंकि उसमें वॉल्यूम्स पिकअप वगैरह थी। तो मैंने उसमें क्या किया, आई वेटेड फॉर अ फ्लैग। तो इनिशियली उसने 20-25% मूव दिया, एंड उसके बाद उसने फ्लैग बिल्ड किया, जिसमें प्राइस क्वालिटी ए क्लास थी, 5 स्टार सेटअप कह सकते हैं उसको। मैंने उसकी प्राइस एक्शन की डिटेल भी शेयर की थी कि कैसा लग रहा है आपको ऑलरेडी। तो इस तरीके से मैंने उसकी क्वालिटी देखी और मुझे लगा कि जैसे ये नोटिस कर रहा है कि इतनी हाई वॉल्यूम से ऊपर आया है, एंड देन डाउन डेज उसमें कुछ है नहीं, तो आई कैप्ट इट अंडर रेडार। एंड जब जैसे उसने ब्रेकआउट किया, मैंने उसमें ट्राई किया कि एंट्री लूँ मैं। दिस इज हाउ आई ट्रैक। बिग बेस पे ट्राई करता हूँ, अगर कोई बहुत अच्छा स्टॉक और मिस हो गया, देन आई ट्राई इट एट फ्लैग। ठीक है, फिर अगर मैंने वहाँ से भी मिस हो गया, देन आई ट्राई इट एट अनदर बेस, जो कि 3-4 महीने बाद मिलेगा मुझे, बट मैं अपनी सेपरेट लिस्ट में रखता हूँ, जो कि वीकली उनको स्टडी करता रहता हूँ कि कैसे वो एक्ट कर रहे हैं, प्राइस क्वालिटी कैसे है। ठीक है, इस तरीके से मैं उनको ट्रैक करता रहता हूँ। ठीक है, ये था बेसिकली टेक्निकल तरीके से अगर बात करें हम कि कैसे हमें ध्यान देना है। ठीक है, चलो पहले हम थोड़ा ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं जिसको मैं यूज़ करता हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, तो लेट्स, जो हमने अभी तक समझा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ये एक एग्जांपल है, कहीं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं की, जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द ट्रेंड एनालिसिस जो हमने अभी तक समझने की कोशिश की। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो ये यहाँ पे, ठीक है, बिग बेस, लाइक मल्टी ईयर बेस है ये, अराउंड 21 से कंसोलिडेशन में, 22 के एंड में जाके इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, उसने यहाँ पे ये फर्स्ट अपना लेग दे दिया। ठीक है, अब ये स्लो स्टॉक है थोड़ा, तो एक डिफरेंट करेक्टरिस्टिक में मूव करता है, बट अल्टीमेटली थिंग इज, ये इसने अपना फर्स्ट बेस दिया यहाँ पे। ठीक है,
उसके बाद इसने ये पूरा फर्स्ट बेस देने के बाद ये बेस 1 हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये अपना जो हमने समझने की कोशिश की थी, स्मॉल पुल बैक्स ऑन 10-20 EMA टू क्विकली रेज्यूम द ट्रेंड, ये पूरा एक सिंगल ट्रेंड हुआ, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रेंड हो गया। उसके बाद इसने एक बिग बेस बिल्ड किया, नॉट द यूजुअल वन, ठीक है, शायद काफ़ी स्ट्रेंथ थी इसलिए। एंड देन व्हाट इट डिड इज, इसने अपना ट्रेंड रिज्यूम किया, स्मॉल कंसोलिडेशन ओवर 10-20, अगेन रिज्यूम द ट्रेंड, ठीक है, अगेन अ बिग बेस। क्या सीखा था हमने अभी तक? एक बेस बनाया, अब ट्रेंड में आ गया, ठीक है। यहाँ तक शायद आपके स्टॉक, मतलब इस पॉइंट तक मे बी यू आर नॉट ट्रैकिंग इट, ओके, शायद इस सेक्टर पे तक पता नहीं है। बट जब ये ऐसा काम कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है, उसके बाद तो हमारे नोटिस में आएगा ही, इफ़ वी आर डिलीजेंटली लाइक डिसिप्लिन तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमने मान लो मिस कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, इस एरिया में तो हमारे नोटिस में आ जाएगा, विल पुट इट इनटू ट्रैकिंग लिस्ट कि समथिंग इज देयर, राइट। एंड देन व्हाट डिड इट डू, इसने अपना एक बड़ा बेस बनाया यहाँ पे, राइट। अगर हमारे पास ये सेक्टर और ये स्टॉक ऑलरेडी लिस्ट में, तो विल बी ट्रैकिंग इट। अगर हमें कोई एंट्री मिलती है बेस ब्रेकआउट के आसपास, विल ट्राई इट, सिंपल। तो इसने क्या किया, यहाँ से फिर मूव किया। अगर आपको अभी पता नहीं कि कौन सा लीडर्स हैं, तो क्लियरली है ना कौन लीडर है इसमें, उसके बाद 50% मूव दे दिया अपना ब्रेकआउट करने का विद इन अ मंथ और डेट, 1.5 मंथ, इवन आफ्टर बीइंग अ स्लो स्टॉक। तो अल्टीमेटली जब इस पॉइंट इस एरिया में स्टॉक था, तो यहाँ पे तो मतलब अगर आप प्रॉपर स्कैनिंग कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, यू कांट मिस इट, यू कांट मिस द नेम कि भाई ये एक अच्छे अप ट्रेंड में। तो यू जस्ट नीड टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ गुड अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स, सिंपल। अनदर एग्जांपल फ्रॉम द सेम सेक्टर, इस एरिया में उसने बिग बेस ब्रेकआउट किया, ठीक है, लंबा बेस है पीछे। उसके बाद स्मॉल पुल बैक्स दिए यहाँ पे उसने, एंड देन उसने बिग बेस बिल्ड किया यहाँ पे, जो बेस 1 बोल सकते हो आप। एंड देन अगेन वो क्लियर अप ट्रेंड में आ गया, यहाँ पे उसने बहुत ही क्लियर अप ट्रेंड दिया है विद सम पुल बैक्स टू 10-20 EMA। वो स्टॉक की करेक्टरिस्टिक है, कोई 10 से मुड़ जाएगा, कोई 20 से आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड देन अगेन वेंट इनटू बेसिंग। तो यू ऑलरेडी नो कि भाई ये क्या कर रहा है, ठीक है। दिस वन फ्रॉम द सेम सेक्टर, आईपीओ था, आईपीओ लॉन्च हुआ, ठीक है, क्विकली मूव्ड, स्मॉल बेस बिल्ड किया, अगेन शिफ्टेड टू अप ट्रेंड। अब वी नो दैट कि भाई ये फ्लैग था जो यहाँ पे बनाया इसने, और ये एक बिग बेस बनाया इसने अपना, बस यही चीज़ें हमें ट्रैक करनी है। एंड देन इट ब्रोक आउट एंड अगेन शिफ्टेड टू अप ट्रेंड, यहाँ पे 10 EMA का पुल बैक लेके निकल गया। तो दिस इज ऑल। और हम अभी तक मैंने 3 स्टॉक डिस्कस किए, तीनों सेम सेक्टर से थे, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल ये दिसंबर मिड के आसपास अगर आप स्कैन कर रहे हो, ठीक है, या फिर इ- इस पीरियड के आसपास अपना स्कैनिंग पीरियड कर रहे हो, लेट इट ओपन, इस पीरियड के आसपास अराउंड अक्टूबर मंथ में आप अगर स्कैनिंग कर रहे हो, तो यू नो दैट भाई इस सेक्टर से मेरे स्टॉक मतलब अरीना में मेरी लिस्ट में 7-8 नाम अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। चलो मैं आपको वो वैसे करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसमें रिप्ले किया है, तो ये इसका पिक्चर है अक्टूबर के पीरियड में, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियरली पता लग रहा है कि अप ट्रेंड में है, ठीक है। दूसरा स्टॉक देखते हैं इसी सेक्टर से, अक्टूबर पीरियड में चलते हैं।
ये बहुत slow। ठीक है, ये भी आपको पता लग रहा है कि अप ट्रेंड में है, बट चलो नॉट सो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। ये भी अक्टूबर पीरियड की पिक्चर है। ठीक है, ऐसे ही हम इस सेक्टर से मतलब जब एनालिसिस करते जाएंगे तो हमें और नेम्स दिखेंगे जो सेम तरीके के कैरेक्टरिस्टिक हमें शो कर रहे हैं। तो लाइक दिस वी हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई कौन सा स्टॉक कौन से स्टेज पे है, क्या बिल्ड कर रहा है, क्या वो एक फ्लैग के अरीना में फ्लैग बिल्ड कर रहा है, या वो इतना मूव कर गया कि अभी वो फ्लैग नहीं, अभी उससे बिग बेस के एक्सपेक्टेशंस करनी है हमें। ये देखो, ये कौन सा है इस अरीना इस एरिया के आसपास, ये क्या टाइम है जो हमने उनमें देखा था, ये अक्टूबर का टाइम है, अक्टूबर एंड का। तो क्लियरली हमारे सामने दिख रहा है कि यार जो चीज़ मैं बता रहा था कि उसने एक ट्रेंड दिया स्मॉल फ्लैग्स बिल्ड करके, एक बड़ा बेस दे रहा है अभी वो इस एरिया में। ठीक है, अब जब वो बड़ा बेस दे रहा है इस एरिया में, एकदम से लास्ट में क्या होने लगा इस एरिया में, देखो वॉल्यूम एक्टिविटी देखो पिकअप होने लगी, बिफोर ब्रेकआउट हमें सिग्नल मिलने लगे। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। एंड अगर आप सेक्टर के नेम्स एक साथ रख के आप लीडर्स को ट्रैक कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको इस सेक्टर के 10 नेम्स मिल जाएंगे शायद, जो एक अपमन मूवमेंट की करेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं। और ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में स्टॉक है, बेस वन बिल्ड कर रहा है। दैट्स इट। आपको इससे क्या क्या पता लगा? ठीक है, जो अभी तक हमने देख, ठीक है, दिस इज व्हाट आई डू। उनके प्राइस एक्शन की क्वालिटी हम स्टडी कर रहे हैं कि डाउन डेज में कंसोलिडेशन में वॉल्यूम लो है। ठीक है, और अप डेज में जब वो राइट साइड ब्रेकआउट के आसपास आ रहा है वॉल्यूम अप हो रही है। दिस इज ऑल वी नीड जो हम कर रहे हैं। तो ये है बेसिक्स, बट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से ओवरव्यू हमें दिखा देते हैं कि स्टॉक कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। हमें उसको अपने लिस्ट में रखना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑल वी कैन गेट फ्रॉम दिस सिंपल पिक्चर। और ऐसे स्टॉक्स का अगर हम डेली स्कैनिंग करके आज इस वीकेंड पे अगर हम स्कैन करने बैठते हैं और अपने आप लिस्ट बना लोगे आप, ठीक है, कि भाई ये एक्स वाई जेड सेक्टर से मुझे 5 या 6 स्टॉक्स मिले जो कि अप ट्रेंड में है, बस इतना भी कर लो कि वो भी आपको बहुत बेनिफिट दे जाएगा। ठीक है, ऐसे आपके पास 5 6 सेक्टर्स जो कि बहुत अब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में उसकी लिस्ट आ जाएगी। आप बस उनको वीकली स्कैन करते रहोगे, एंड जब वो अपनी एक सेकंड थर्ड लैग स्टार्ट करने वाले होंगे, यू जस्ट हैव टू गो एंड जंप ऑन देम। अगर बड़े बेसिस से आप ब्रेकआउट पे बाय कर रहे हो, यू नो दैट वी कैन ड्रिल इट फॉर सम टाइम 1 और 2 मंथ्स के आसपास का मूव दे सकते हैं वो, 1 2 10 20 EMA पर पुल बैक दे सकते हैं। ठीक है, आप उनकी फर्स्ट लेग चेक करो कि वो कितना मूव कर रहा है। कोई स्टॉक अगर 50% मूव करके अपने बड़े बेस में है, तो मतलब वो स्लो मूवर है, उससे आप आगे भी उसी के आसपास एक्सपेक्ट करो। अगर स्टॉक वो 100 120% मूव करके अपने बड़े बेस से आके ब्रेकआउट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनसे फास्ट मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार वो 70 80% भी दे सकते हैं विद इन 2 मंथ्स। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करने, ठीक है, मतलब मैं करता हूँ, आप वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए कि कैसे होता है। तो ये मेरा टेक्निकल से जो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, एक मिनट पानी पी लूँ। ठीक है, उसके बाद अब इसके साथ एक एज को इंक्रीज करने के लिए, चलो एक और चीज़। अब जैसे ये मैंने स्टेजेस बता दिया आपको कि फ्लैग बिल्ड करेगा, एक बड़ा बेस बिल्ड करेगा, फिर ईएमए पुल बैक्स आएंगे, देन बड़े बेस में जाएगा। ये हर स्टॉक के लिए ट्रू नहीं रहेगा, टू बी फ्रैंक विद यू। ठीक है, कोई स्टॉक 4 बेसिस भी दे जाएगा, कोई शायद आपको एक ही दे के जाए, कोई आपको एक भी ना दे, सीधा बड़े बेस से ब्रेकआउट हुआ, 100 150% मूव किया, खत्म कहानी उसकी। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। सो काइंडली बी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप समझ लो कि दिस इज इट, हमें होली ग्रेल मिल गई है, हमें स्टॉक के बेसिस में बाय करते जाना। ट्राई कर सकते हो क्योंकि हम स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं। ठीक है, बट फर्दर अगर आपको इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आपको और भी एलिमेंट्स ऐड करने होंगे अपनी स्क्रीनिंग प्रोसेस में। जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि विनय भाई अगर हमारे पास 15 स्टॉक है तो हम उसको फिल्टर कैसे करें, वॉच लिस्ट छोटी कैसे करें। दिस यही प्रोसेस है। कौन से स्टेजेस पे आपके बेस बैठे हैं, बेस वन बना रहे हैं, बेस टू बना रहे हैं, काउंटिंग पे मत जाओ। कोई बेस वन ऊपर से काउंट करना स्टार्ट करेगा, कोई नीचे से जाएगा, मतलब पर कौन सा यंग स्टॉक है, प्राइस एक्शन क्वालिटी किया है। ठीक है, उसके बाद मान लो आपके पास 3 सेक्टर हैं, उनसे दो दो स्टॉक करके 6 स्टॉक्स हैं, बट आपको फिल्टर आउट करना है टू वन और टू। तो कैसे करोगे?
फिर आपको सेक्टर और थीम्स पे आना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है, सेक्टर और थीम्स की, कि कौन सा सेक्टर या कौन सी थीम इज द बिगेस्ट थीम ऑफ दिस बुल मार्केट। ठीक है, जैसे अब तो बहुत कॉमन हो चुका है, हर कोई बोल रहा है कि पीएसयू पीएसयू पीएसयू। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि सबसे बड़ी थीम क्या है इसकी, वन ऑफ द थीम इज पीएसयू। उसमें फिर आप सेक्टर रोल देखो, जैसे काइंड ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का कितना नाम हो रहा है, आई डोंट नो कि आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, अभी तक जो चला है मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो कितना नाम हो रहा है, तो आपको क्लियरली पता लग गया है, आपको ट्विटर से, फ्रेंड से, इधर उधर से एक मतलब जस्ट बेसिक आइडिया हो गया। और दूस ठीक है, अब वहाँ से कह लो। उसके बाद क्या है, जब आप डेली अपनी स्क्रीनिंग करने बैठोगे, दैट्स इट। आप सेक्टर बेसिस पे स्क्रीनिंग करो, स्टॉक्स की स्क्रीनिंग करके देखो कि कौन कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं जो अच्छे अप ट्रेंड में हैं। अगर आप आज मान लो 1000 स्टॉक्स का आपका यूनिवर्स है, उसको स्कैन करने बैठोगे, आपको उसमें से मान लो कि 400 स्टॉक अप ट्रेंड में मिलते हैं, उनको सेक्टर वाइज डिवाइड करो, उसमें देखो कौन से स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर अप ट्रेंड में है। ऐसे कर करके आप लिटरली 3-4 सेक्टर्स पे ऑटोमेटिकली जंप कर जाओगे। बस उन्हीं सेक्टर्स को ट्रेड करते रहना मोस्टली, जब वो अपना नए बेस से नए बेस में शिफ्ट होंगे। ठीक है, सेक्टर और थीम्स आपको बताती हैं कि वो जो स्टॉक है वो 2 बेसिस बिल्ड कर सकता है, 3 कर सकता है, 4th बेसिस पे भी उसको अटेम्प्ट करना वर्दी है। ठीक है, जो सनराइज थीम्स होती है ना, एक बोलते हैं कि फ्यूचर लुकिंग थीम्स, जैसे हम बोलते हैं कि हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब होल वर्ल्ड इज ट्राइंग टू मतलब वर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज को हमें बचाना है, क्लाइमेट चेंज फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम करना है, या पॉल्यूशन कम करना है, ठीक, ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है। तो ये थीम है एक, अब जब पिक करेगी मार्केट में तब हमें अवेयर रहना है। और इस बुल मार्केट में इस थीम ने पिकअप किया है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस आया है, गवर्नमेंट से पॉलिसीज आई हैं, तो ये हमें पता लग रहा है। और ये एक ऐसी थीम है, ये ऐसी थीम तो नहीं है कि चलो 6 महीने में इसका काम हो गया, ये शॉर्ट टर्म थीम है। ऑब्वियसली वी नो कि इट्स अ बिग थिंग। तो इस तरीके से आपको आइडिया लगाना है कि जो बड़ी थीम्स हैं वहाँ पे हमें ज़्यादा बेसिस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हम फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस भी रिस्क ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं टू गेट अ मूव आउट ऑफ दैट। ठीक है, जहाँ पे छोटी थीम्स हो, जहाँ पे हमें लगता है कि यार ये थीम है इसकी थोड़ा बहुत मोमेंटम था, ये न्यूज़ बेस्ड थी, आया, उसने ब्रेकआउट दिया बेस का, मूव दे दिया, अब वो फर्स्ट बेस बना रहा है, पर वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। तो इस तरीके से हम हटा सकते हैं उनको अपनी लिस्ट से। कोई एक कंपनी है जो कि एक ऐसे प्रोडक्ट उसने लॉन्च कर दिया है, ठीक है, जिसकी हमें पता है कि 2 साल तक उसकी सेल आएगी, मतलब जस्ट नॉट गोइंग इनटू फंडामेंटल, जस्ट रैंडमली एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऑब्वियसली दैट टाइप ऑफ कंपनी, दैट टाइप ऑफ स्टॉक और दैट टाइप ऑफ सेक्टर कैन पोटेंशियली हैव मोर लेग्स। तो इस तरीके से काइंड ऑफ लॉजिकल जनरल चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं कि ये सेक्टर कौन सा है, कौन सा स्टॉक्स किस सेक्टर से है, ये किस टाइप का सेक्टर है, शॉर्ट टर्म टाइप का सेक्टर है, बिगर बिगर टाइम टाइप का सेक्टर है, उस तरीके से हमें जज कर। ठीक है, और शॉर्ट टर्म टाइप के सेक्टर जो होंगे हमें उनके बिग बेस या फर्स्ट बेस पे प्रायोरिटी देनी है, टेक्निकली बात करें तो। ठीक है, और अगर कोई लॉन्गर थीम वाले बेसिस होंगे उनके हम फर्स्ट सेकंड थर्ड तक भी जा सकते हैं। लाइक दिस हमें कैस करना है। ठीक है, और प्रायोरिटी हमें रखनी है कि यंगर से यंगर स्टॉक्स ट्रेड करें, ताकि हम बड़ा और क्लीन मूव एक्सपेक्ट कर पाए। तो ये था एक फर्स्ट थिंग जो मैं आज डिस्कस करना चाहता था, कि मेरा क्या प्रोसेस रहता है टेक्निकली, फंडामेंटली। ठीक है, फंडामेंटल के मैं आज डीप में नहीं जाऊंगा, बिकॉज इट इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी वेरी बिग टॉपिक। ठीक है, तो ये था फर्स्ट थिंग। अब मैं आपको अपनी कुछ 2-3 ट्रेड्स जो रिसेंट के वो दिखाता हूँ, और मैंने कैसे इनसे लिंकअप किया, जो भी मैंने प्रोसेस एक्सप्लेन किया वो भी दिखाता हूँ। ये शायद अगर कुछ लोग हैंड रेज करें तो आई विल टेक क्वेश्चंस लेटर, पहले मैं ये पार्ट कर लूँ। तो चलो पहले मेरी सबसे जो रीसेंट ट्रेड थी वो डिस्कस करते हैं, एमएसटीसी। ठीक है, जो मतलब वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड रही मेरी। अब इसमें क्या रीजंस थी मैं आपको बताता हूँ, आप खुद जाके स्टडी करना। ठीक है, यू विल बी ऑल्सो बी अमेज। टेक्निकल से ज़्यादा डिस्कस करेंगे, फंडामेंटली मैं आपको जस्ट बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ें देखी थी। ये एक्चुअली एक बिग बेस है, पीछे अगर लाइन ड्रॉ करें तो इस एरिया के आसपास इसने एक बड़े बेस से ब्रेकआउट दिया। ठीक है, बड़े बेस से ब्रेकआउट अभी तक ये क्लीन अप ट्रेड में नहीं है, बट यहाँ पे इसकी वॉल्यूम एक्टिविटी देखो, इन एरियाज में इनकी वॉल्यूम एक्टिविटी देखो, राइट, और प्राइस एक्शन भी देखो, इट्स मूविंग क्लीन एंड बिग।
एंड देन बिल्कुल बेस हाई के पास इसने कंसोलिडेशन दी, जो चीज़ मैंने बोला था कि स्टेज 1 से स्टेज 2 में शिफ्ट हो रहा है स्टॉक, तो बेस के आसपास आके मैं एक मौका दिया, ठीक है। इस टाइम आई मिस्ड इट, आई वाज नॉट वेरी लाइक फोकस्ड और हैड कन्विक्शन, हाई कन्विक्शन दिस वन, ठीक है। मैंने मिस कर दिया यहाँ पे, इट मूव लाइक दिस, ठीक है। ये मूव करने के बाद नाउ जब इसने ऐसा मूव दे दिया 25-30% का और एक बड़े बेस से निकला था, यहाँ पे मैंने इसमें सोच लिया कि नहीं, ये तो बहुत एक फ्रेश अप ट्रेंड है, ठीक है। और यहाँ पे अगर फ्लैग देते हैं तो इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, ठीक है। और साथ में एडिशनल रीजंस क्या थे, इस मूवमेंट में, इस एरिया में जब इसने यहाँ पे 20-30% का मूव दिया, ये MSTC एक मेटल सेक्टर का लाइट स्टॉक है, तो मैंने मेटल सेक्टर चेक किया, वहाँ देखा तो मेटल के इसी पीरियड में इतने नेम्स थे जिन्होंने 20-30-40% के मूव्स दिए, दैट्स इट। मुझे वहाँ से पता लग गया कि नहीं यार, ये थीम ही बहुत स्ट्रॉन्ग इमर्ज हुई है अभी, बिल्कुल फ्रेश थीम्स हुई है। 5-6 स्टॉक तो एक अपने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे के निकले हैं बाहर, ठीक है, इस एरिया में जब इसने ये मूव दिया है, दैट्स इट। वहाँ पे मुझे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सेक्टर, न्यू इमर्जिंग सेक्टर मिल गया, ठीक है, न्यू ब्रेकआउट मिल गया, बस यहाँ पे मैंने फ्लैग का वेट किया। अब इस फ्लैग से मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी, वही जो मैंने बताया कि फ्लैग से बाय बाय कर रहा हूँ अगर मैं, तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा और ज़्यादा मैं ट्रेल करने की नहीं सोचूंगा। अगर मूव स्लो आके 20 EMA 10 EMA टच होता है और फिर मूव करता है, आई माइट गिव इट टाइम, बट अगर वो क्विक मूव करते हैं तो आई विल फोकस ऑन सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ, ठीक है। ये मेरा टेक्निकली रीजन था। उसके बाद इसकी प्राइस क्वालिटी देखो, इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ इसने अप मूव दिया है, ठीक है। एंड फिर अप मूव देने के बाद जब ये डाउन मूव दे रहा है यहाँ पे, लुक एट द वॉल्यूम्स, लुक एट द वॉल्यूम्स इन द कंसोलिडेशन पीरियड, है ही नहीं, मतलब नो बडी वांट्स टू सेल इट। बस यहाँ पे मेरी कन्विक्शन और बढ़ती रही इसके प्राइस एक्शन क्वालिटी को देख के, एंड आई एंटर दिस स्टॉक। पहले मैंने यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश की बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा रिस्क ले लेता हूँ, बट इस टाइम पे मुझे शेकआउट मिल गया, बट कन्विक्शन थी तो मैंने दोबारा यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है। ये टेक्निकल ट्रिगर्स थे मेरे, सेक्टर ट्रिगर था, दोनों चीज़ें मेरे ऑलरेडी फेवर में आ गई हैं, इतना भी अगर मेरे फेवर में आ गया दैट्स इट, आई कैन गो फॉर इट, ठीक है। बट एडिशनली एज आई एम लर्निंग अबाउट फंडामेंटल ट्रिगर्स ऑल्सो, तो जब इसकी मैंने थोड़ा फंडामेंटल चेक किया, ठीक है, जिसमें मैं बेसिकली करंट पीई क्या है, मतलब प्राइस बाय अर्निंग्स रेशियो, ठीक है, उसका आरओसी क्या है, उसकी अर्निंग्स ग्रोथ कैसे है, ठीक है, क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे, ये सब बेसिकली थोड़ा चेक किया, तो मैंने देखा कि ये इसकी वैल्यूएशंस भी काफ़ी चीप है, ठीक है। तो वहाँ से मैंने थोड़ा और इसमें कन्विक्शन इंक्रीज कर ली, बट उसके बिना भी काफ़ी अच्छा कन्विक्शन आ सकता है टेक्निकली भी, ठीक है। फंडामेंटल में नहीं जाएंगे बिकॉज कन्फ्यूज हो जाओगे आप सब लोग, मैं भी मुझे भी नहीं आता, अभी तो स्टार्ट ही किया मैंने। तो यहाँ पे व्हाट आई डिड इज आई एंटर द स्टॉक, अब देखो मैंने रिप्ले किया कैसे मूव किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसने जैसे ही ये 2 दिन मूव दिया, ठीक है, अगर ये दोबारा कंटिन्यूसली ऊपर मूव कर जाता, आई वुड हैव एग्जिटेड, बट सिर्फ इसने अभी 15-20% मूव दिया, और वो मूव देने के बाद इसने स्मॉल टाइट डे दे दिया विथ लो वॉल्यूम्स। अब यहाँ पे मुझे क्या पता लगा ना, इस दिन क्या मेरी एक्सपेक्टेशन हुई कि इतना मूव देने के बाद भी अभी भी इसमें कोई सेलिंग नहीं आई, प्राइस ज़्यादा नीचे मूव नहीं किया है और वॉल्यूम्स भी कम हो गई है, इवन अच्छी तरह क्लोज हुआ है, तो मतलब अभी भी इसमें बहुत स्ट्रेंथ है, तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया। एंड नेक्स्ट डे इसने क्या किया, अगेन बड़े 2 दिन मूव दे दिया, तो इसीलिए जब ये बहुत ज़्यादा मूव कर गया, तो व्हाट डिड आई डिड कि मैंने फिर इनको सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ मूव कर लिया, क्योंकि एक स्टॉक अगर 40-50% मूव कर रहा है विद इन 4-5 डेज, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सेंट हो रहा है। कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं वो बहुत पावरफुल हो, कीप ऑन गोइंग, वो रेयर सिनेरियोज है, ठीक है। आई वुड हैव थॉट कि यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा बेस बिल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी, इसलिए मैंने इस दिन बुक कर लिया। उसके बाद इसने क्या किया, थोड़ा हल्का सा डाउन ट्रेंड दिखा के पर ऊपर मूव कर गया, कोई बात नहीं, ठीक है। एंड देन अगेन इट शिफ्टेड डाउन ट्रेंड, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो 2-3 दिन बाद हुआ, मैंने पहले बुक कर लिया, तो डजेंट मैटर मच। बट ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैंने फ्लैग से एंट्री ली है तो मैं साइलेंट टू स्ट्रेंथ करूंगा अगर वो तेज मूव करते हैं, विच आई डिड। अब यहाँ पे मैं देखूंगा क्या कैसा प्राइस एक्शन रहता है, कैसा नहीं रहता, उसके बेसिस पे आगे डिसीजन लूंगा। तो ये मेरा इसमें एंटर करने का MSTC में रीज़न था कि बिग बेस ब्रेकआउट के पहला फ्लैग था, विच इज़ द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी एरिया विद सेक्टर इन कमिंग इनटू स्ट्रेंथ। सेक्टर में भी अपना 4-5 स्टॉक ने तो मतलब
मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स किए थे, लाइक दिस मैंने इसमें कन्विक्शन बिल्ड किया और एंट्री ली। ये मेरे सिंपल रीजंस थे। ठीक है, दूसरा स्टॉक रिसेंट मेरा था सूर्य रोशनी, जो मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है, तो ये देखो, अब सेम कैरेक्टरिस्टिक इसमें थी कि इस टाइम के आसपास द मेटल सेक्टर वाज ऑलरेडी इन स्ट्रेंथ। ठीक है, और ये भी मेटल सेक्टर से था, सिंपल थिंग। और जब मैंने देखा कि इसने 3-4 दिन बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखाया, अप ट्रेंड, और एक 20 दिसंबर था जब ये सारे स्टॉक्स बहुत गिरे थे, इसने फ्लिंच भी नहीं किया, इट वाज राइट देयर। ठीक है, और बेस ब्रेकआउट कर रहा था। सो मैंने उसी तरीके से, जैसे एमएसटीसी क्या था उस टाइम, फ्लैग बिल्ड करना स्टार्ट कर रहा था, बट ये ब्रेकआउट दे रहा था, तो मैंने इमीडिएटली एंट्री ली। और ये जैसे मैंने बताया, इसको हम ट्रेल कर सकता था मैं, ठीक है, फ्लैग्स के थ्रू, बट इसमें मैं ज़्यादा पोजीशन बिल्ड नहीं कर पाया था बिकॉज 20 दिसंबर शेकआउट। तो मैंने जैसे ही मुझे 20, 30, 40% का मूव मिला, आई बुकड इट। ठीक है, बट आई वाज लाइक कि हाँ, इसमें हम टाइम दे सकते हैं क्योंकि ये एक डिसेंट पेस ब्रेकआउट है, तो हम इसको 10-20 में पुल बैक पे ट्रेल कर सकते थे, बट मैंने नहीं किया। ठीक है, वो अपनी अपनी चॉइस भी है कि आप किस ट्रेड को किस तरीके से एंटर कर रहे हो। सेम रीजन इसमें थे, टेक्निकली फंडामेंटली थोड़े कम थे इसमें, बट टेक्निकली ज़्यादा थे। अब इसी टाइम बाकी स्टॉक्स इस सेक्टर में क्या कर रहे हैं वो भी दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा रीज़न उन्हीं से आया था। ये देखो, कुछ स्लो स्टॉक्स हैं, कुछ बड़े हैं। ये देखो उसी पीरियड में ये कितना क्लीन अप ट्रेंड है। 20 दिसंबर पे शेकआउट आया, फिर ठीक है, डजेंट मैटर, वो इमीडिएटली रिजर्व रिजर्व का रिवर्स कर गया। तो इस तरीके से सारे स्टॉक्स थे जिसके बेसिस पे मैंने अपना कन्विक्शन बिल्ड किया। ठीक है, सेम थिंग, ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, 20 दिसंबर को शेकआउट दिया, बट डजेंट मैटर, इमीडिएटली रिवर्स कर गया यहाँ पे चेकआउट के बाद। तो वो चीज़ उसने ऑलरेडी क्लियर कर दी थी कि सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं नहीं रुका, मैंने एमएसटीसी को बाय किया और सूर्य रोशनी को बाय किया इस बेसिस पे। सिमिलर तरीके से ये मेरी एंजल वन, जो मैंने सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेड किया था इसको, जैसे उनको मैंने कितनी जल्दी बुक किया क्योंकि वो बहुत फास्ट मूव किए। ठीक है, ये काइंड ऑफ एक स्टॉक है जो कि बहुत स्लो मूव किया, तो इसलिए मैं इसको होल्ड कर पाया। इस एरिया में इसने एक बिग बेस ब्रेकआउट दिया, रीज़न सेम है, एक बड़ा बेस एक रीज़न बन गया मेरी वॉच लिस्ट में आने का। दूसरा, मैंने इसके पीयर्स को देखा, मोनार्क, आईएफएल सिक्योरिटीज एंड ऑल दैट, वो भी एक अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुके थे। ठीक है, इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे लगे मुझे। ये मेरा सिंपल रीज़न बन गया, उसको मैं बेस ब्रेकआउट पे ट्रैक करने लगा। मार्केट अभी करेक्शन में था, स्ट्रेंथ दिखा रहा था, तो इस बेसिस पे मुझे सारे फैक्टर्स मिलने लगे, मैंने एंट्री ले ली। ठीक है, इसकी अर्निंग्स भी अच्छी आई। तो ये देखो इसने क्या किया, सॉरी, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको, एक बड़े बेस से ब्रेकआउट हुआ, फर्स्ट पुल बैक दे दिया इसने ईएमए पे, सेकंड पुल बैक ईएमए पे। ठीक है, मैंने ट्रेल किया, ये फिर इसने बड़ा बेस बनाना स्टार्ट कर दिया। इस बड़े बेस पे भी मैंने इसको होल्ड किया क्योंकि मुझे इससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। ठीक है, मेरी चॉइस से तो मैंने इसको लंबा ट्रेल कर दिया। ठीक है, एंड उसके बाद क्या हुआ कि इसने ब्रेकआउट दिया बट स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं दिखाना था। ठीक है, एज मार्केट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही थी, तो मैंने इसको डिसाइड किया कि आई विल सेल इट आउट, तो मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। उसके बाद अर्निंग्स आई, अर्निंग्स पे अच्छी रिएक्शन है मेरी, दैट्स डिफरेंट स्टोरी। और ये स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने लग गया, कल को ऊपर आए ना आए मुझे नहीं पता, बट दिस इज देखो, अब देखो इसने क्या किया है। इसने, ये बहुत अच्छा एग्जांपल बन जाएगा आपके लिए भी इसने सिर्फ 1 लाख दी है, इट ब्रोक आउट ऑफ बिग बेस। ये जो बिग बेस है वो 2-2.5 साल का है, 2021 से बेसिंग पीरियड में। ठीक है, 2-2.5 साल का बेस था, इतने बड़े बेस के ब्रेकआउट होने के बाद भी इट जस्ट मूव गेव 1 लाख। यहाँ पे दूसरा बेस बिल्ड करने की कोशिश की, ठीक है, बट फेक ब्रेकआउट देके डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया।
राइट? जैसे मैंने अभी समझाया था कि 4-4 बेसिस भी दे सकते हैं, तो वही चीज़, कौन सा स्टॉक है, कितनी उसमें कैपेबिलिटी है, कौन सी थीम से बिलॉन्ग करता है, वो मैटर करता है कि कितने बेसिस बना सकता है। ये एक ब्रोकिंग कंपनी है, ठीक है? और इनमें इतनी बड़ी-बड़ी थीम्स नहीं है कि ये ग्रो करती रहेगी कंटिन्यूअसली उस रेट से, ठीक है? तो ये एक अपना जो वैल्यूएशन थी, इसमें वैल्यू गैप था, उसने पूरा किया एंड वापस आ गया। वहीं पे कोई एक्स वाई जेड नेम है, कोई सनराइज इंडस्ट्री से कि भाई आगे जाके रिन्यूएबल एनर्जी में एक्स वाई जेड ग्रोथ हो जाएगी, तो ये कंपनी जो है उसके बाद 2 साल 3 साल तक, नेक्स्ट 3 साल तक बहुत ग्रोथ आ सकती है, तो वो अपने बेसिस बनाते जाएगा, 2-3 बेसिस बना देगा। लाइक दैट हमें डिसाइड करना है कि कौन सा वर्दी है, कौन सा नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एग्जिट भी कर दिया, क्योंकि मुझे पता था ये अपने वैल्यूएशंस के आसपास पहुंच भी रहा है और ये ऐसा स्टॉक भी नहीं है जो कि चलता जाए कंटिन्यूसली। तो ये बेसिकली मेरी 2-3 ट्रेड्स थी। रीजन मेरे वही रहते हैं, सबसे पहले तो सेक्टर की कि सेक्टर कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? बिग बेस, सेक्टर, प्राइस एक्शन, दीज आर द बेसिक थिंग्स आई लुक फॉर। तो अभी हमने एक तो 3 टॉपिक्स पूरे किए कि एक स्टॉक कैसे मूव करता है, ठीक है? ये वाला टॉपिक कवर किया, मैंने अपनी ट्रेड्स एक्सप्लेन किया और मैंने अपना स्टाइल एक्सप्लेन किया, ठीक है ना? दिस इज़ माय स्टाइल कि मैं ट्रेंड को स्टडी करता हूँ, प्राइस एक्शन को स्टडी करता हूँ, फिर अच्छे स्टॉक्स को मैं ट्रैक करता रहता हूँ। उस अच्छे स्टॉक्स में अब मैं फ्लैग भी ट्रेड कर लेता हूँ, मैं बिग बेस भी ट्रेड करता हूँ, मैं कंटिन्यूशन बड़े बेसिस को भी ट्रेड करता हूँ, ठीक है? पर जहाँ पे मैं एंट्री लेता हूँ, आई बी अवेयर ऑफ दैट थिंग कि मैं बड़े बेस पे एंटर कर रहा हूँ या फ्लैग पे। फ्लैग पे कर रहा हूँ तो मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है, कैसे सेल करना है, बड़े बेस पे कर रहा हूँ तो मैं कैसे करना है, ठीक है? किसी स्टॉक में मैं बड़े बेस पे भी एंटर होकर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकता हूँ, ठीक है? शायद मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना हो क्योंकि वो सेक्टर ऐसा नहीं है, कोई अच्छा सेक्टर मिले तो मैं उसको होल्ड भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो टोटली डिपेंड्स कि कौन सा स्टॉक है, कौन सा सेक्टर है, किस पॉइंट पे। दिस इज माई ट्रेडिंग स्टाइल, ठीक है? मोमेंटम इज द थिंग विच आई प्रेफर द मोस्ट, जिसमें मोमेंटम आती है, आई गो देयर एंड आई वेट फॉर एंट्री, ठीक है? ये मेरा बेसिक तरीका है। मैं 10-20 से ट्रेल करता हूँ और सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ भी करता हूँ डिपेंडिंग अपॉन द सेक्टर एंड, ठीक है? जो लास्ट टॉपिक है, विल डिस्कस इन सम अदर सेशन। मैं बहुत थक गया हूँ बोलते बोलते ठीक है, और ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये टॉपिक इन इटसेल्फ इज़ अ बिग टॉपिक। तो मैं ट्राई करूँगा कल, अगर मैं थोड़ा टाइम निकाल पाया, तो कल आई विल टेक अ सेशन ऑन सेक्टर स्ट्रेंथ। आज की जो चीज़ हमने डिस्कस की है उसी को कंटिन्यू करके कि इन चीज़ों से हम सेक्टर को कैसे आइडेंटिफाई कर पाए। पर बेसिकली बहुत एक क्रिस्प चीज़ मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी कि आप स्कैन कीजिए, सेक्टर वाइज विनर्स को डिवाइड कीजिए, ऑटोमेटिकली अपने पास सेक्टर की लिस्ट बन जाएगी अच्छे स्टॉक्स की। उसमें जो आपको लग रही है कि बहुत अच्छी टीम्स हैं, वो अल्टीमेटली आपके लीडर्स हो गए, लीडिंग सेक्टर्स हो गए, उन पे आप ध्यान दीजिए, दैट्स इट। उनमें जब ये फ्लैग्स बेसिस बनेंगे, यू कीप एन आई ऑन दैट, रीड द प्राइस एक्शन, डिवाइड करो अच्छे और बुरे स्टॉक्स के प्राइस एक्शन को, फास्ट और स्लो को, एंड गेट इनटू द बेस्ट वन। फ्लैग में एंटर करे तो छोटा, बेस में एंटर करे तो बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट्स इट। और ये सब चीज़ें आइडियल नहीं, मतलब थ्योरेटिकल इसमें कुछ नहीं है, बुकिश कुछ नहीं है कि भाई ये हो गई होगा, ठीक है? होली ग्रेल कोई नहीं है, सब ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, तो आपको खुद वेरीफाई करनी है एंड देन कुछ करना है उसके आगे जाके ठीक है? हाँ प्लीज़, क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, अगर आपके क्वेश्चंस कोई हैं तो एक एक करके हैंड रेज करना प्लीज़, सब लोग एक साथ मत बोलना। मैं नेम लूँगा, वो अपना आपको अनम्यूट करके फिर करिएगा। यस, ऋषिराज। लेट्स से कि फेज वन है एंड लेट्स से आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है एंड यू आर 100% इन कैश एंड यू वांट टू ट्रेड, आपको लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एंड व्हाट इज द अमाउंट दैट यू गो विथ एंड वो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि हाउ मच टू यू नो पुट इनटू अ पर्टिकुलर स्टॉक बेस्ड ऑन लिक्विडिटी करते हो, बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम करते हो, हाउ डू यू डिसाइड इट? या, गुड क्वेश्चन। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं, जैसे मैंने क्राइटेरियाज बताए, उन क्राइटेरियाज के बेसिस पे मैं फ़िल्टर करता हूँ।
और उनमें सबसे बेसिक क्राइटेरिया मेरा वॉल्यूम का रहता है कि एवरेज वॉल्यूम स्टॉक कितना ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि लिक्विडिटी जितनी ज़्यादा रहे उतना अच्छा है। अभी अकाउंट स्मॉल है तो मैं 100 टाइम्स ईजिली एक स्टॉक में वॉल्यूम ढूंढ लेता हूँ, 60-70 भी अच्छा है। बट लाइक अगर मैं 1 लाख की पोजीशन ले रहा हूँ या 10,000 की पोजीशन ले रहा हूँ, तो अल्टीमेटली उससे 100 टाइम्स उसमें डेली एवरेज ट्रेडिंग होनी चाहिए। अगर मैं मान लो कि 100 स्टॉक बाय कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर स्टॉक के XYZ के, तो एक्सपेक्ट करूँगा कि वो एटलीस्ट 10,000 की ट्रेडिंग करे। 10,000 मतलब बाइज एंड सेल्स उसमें हों, डेली की वॉल्यूम 10,000 उसकी मिनिमम हो, ठीक है। तो मतलब 100 टाइम्स आई एक्सपेक्ट दैट स्टॉक्स टू मतलब हैव दैट वॉल्यूम। ये मेरा वॉल्यूम का क्राइटेरिया रहता है। जब ये एक बेसिक वॉल्यूम का क्राइटेरिया फिल्टर आउट कर जाता है, उसके बाद जो मैंने अभी आज एक्सप्लेन किया, आई लुक फॉर दैट, ठीक है। अब उसके बाद पोजीशन साइज पे अगर मैं आता हूँ, तो वो ऐसा है ठीक है। बेसिकली मैं 20% तो रखता ही हूँ एवरेज साइज, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से ये करता हूँ, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इट, ठीक है। और पहले मैं बहुत शॉर्ट रिस्क के साथ खेलता था, 3-4 महीने पहले लाइक 1-1.5% का एसएल रखता था स्टॉक पे। पर धीरे धीरे मैंने इसको वाइड किया अब, क्योंकि कन्विक्शन बिल्ड करने लग गया हूँ। तो मैंने नोटिस किया कि जब मेरे पास कन्विक्शन है स्टॉक में एंड आई वांट टू ट्रेड दैट, तो मैं उसको ज़्यादा टाइम देना क्यों ना पसंद करूँ। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग इट फॉर 2-3 टाइम्स, मैं उसको ज़्यादा स्पेस देने लग गया, ठीक है। थोड़ा पोर्टफोलियो पे मैंने रिस्क वाइड किया है। मैं अपने पोर्टफोलियो पे एसएल जो ले रहा हूँ, वो आजकल 1, 1.25%, 1.5% तक भी ले लेता हूँ बहुत हाई कन्विक्शन स्टॉक्स में। एंड साइज में अपना पोजीशन साइज जो है वो 20 से 25% रखता हूँ जब भी मैं एंट्री ले रहा हूँ। अगर मुझे सब्सिक्वेंट एंट्रीज मिलती हैं, ठीक है, लाइक जो मैंने बोला फ्लैग्स में या पुल बैक में, और मैं उस स्टॉक में ऑलरेडी हूँ, तो आई माइट गो एंड इंक्रीज माई रिस्क एंड साइज, क्योंकि मेरे पास एक प्रॉफिट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से मैं अपना साइज बिल्ड करता हूँ। यस, दुशीराज, एनी फॉलो अप क्वेश्चन ऑन दैट? नहीं जाना है, just to make sure कि we don't end up in having liquidity with us and we'll not be able to sell, right? या मतलब 1% एक्चुअली क्या, देखो जब हमारा अकाउंट स्मॉल है तो वी कैन ईजिली गो फॉर दैट मच, ठीक है। अब जब आपका अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा, लाइक फ्यू पीपल आर लाइक हैविंग करोड़ रुपीज पोजीशन इन पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा लिक्विडिटी फिल्टर उस तरीके से देखना पड़ेगा। वो जब मैं वहाँ पे पहुँचूंगा तब देखूंगा। बट हाँ, मतलब 100 टाइम्स इज अ गुड क्राइटेरिया फॉर नाउ, ठीक है। जब आपका अकाउंट ग्रो करता रह रहा है, 60-70 इज ऑल्सो लाइक फाइन, काम करता है, कोई चक्कर नहीं है। बहुत लोग मैंने देखा 50-50 टाइम्स पे भी ट्रेड करते हैं, अगर 50 टाइम्स उनको मिल रहा है। बट फॉर नाउ आई एम गोइंग विद 70-80, मतलब 70-100 टाइम्स, 100 टाइम्स के बेसिस पे स्कैन करता हूँ। कभी कभी बड़ी पोजीशन भी बिल्ड करता हूँ उसमें, तो वो 70 टाइम्स भी हो जाता है, ठीक है। बट दिस इज बेसिकली अ गुड क्राइटेरिया। इवन 50 टाइम्स भी चल जाता है, बहुत लोग करते हैं, बट फॉर नाउ मैं उतना ज़्यादा 50 टाइम्स पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। जब मेरी पोजीशन ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और मेरे पास स्टॉक्स कम हो जाएंगे ट्रेड करने के लिए, दैट टाइम आई माइट स्टडी देम, आस्क सम पीपल जो कि ट्रेड कर रहे हैं, एंड देन आई माइट डिक्रीज दैट रिक्वायरमेंट। बट फॉर नाउ 100 टाइम्स इज अ गुड टू गो थिंग। अगर आपका अकाउंट छोटा है लाइक 10-15-20 लाख का भी, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, आपको बहुत स्टॉक मिल जाएंगे ऑलरेडी। ओके, या जय, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, which is more preferable, EMI or PMI? डजेंट मैटर, बोथ आर गुड, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ईएमआई शायद थोड़ा फास्ट कैचअप करता है, ठीक है, एसएमए से, डीएमए से, बट डजेंट मैटर, ऑलमोस्ट उसी पीरियड में आते हैं। आप एक फॉलो करना स्टार्ट करो, जो भी आपको सही लगती है, एंड फॉलो दैट। कोई ऐसे होली ग्रेल नहीं है कि डी में फॉलो करो, एस में फॉलो करो, 10 करो, 13 ई में करो, 20 करो, या 21 ई में करो, या 21 एस में करो। कोई भी एक पिक करो, जस्ट गो थ्रू, मतलब उनके साथ आप चलते जाओ, स्टडी करते जाओ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। या नेक्स्ट, मुनाफा। मुनाफा, वी आर नॉट एबल टू हियर यू। या या प्लीज गो। You use the count of the distribution days. If it's Chinese, like you use that like Mark Winner uses like how is it?
portfolio doing at any point of time? Like, what's your criteria in deciding that? And I know, like, recently, like, if you see the current market cycle, the stocks are like acting well. So, what's your take on it? Like, 50 also lost its like the DMA and also. या सो देखो बेसिकली क्या है, सबसे बिगेस्ट थिंग इज कि वी आर इन अ बुल मार्केट, राइट? तो आई कीप द बिगर पिक्चर इन परस्पेक्टिव. विलियम ओनेल, स्टैन वाइनस्टाइन, दे ऑल आर वेरी गुड ट्रेडर्स, दे हैव फिक्स देयर रूल्स, ठीक है? वही चीज मैंने जैसे बताया कि देयर इज नो होली ग्रेल कि 30 WMA का रूल विल वर्क 100% ऑफ द टाइम, ठीक है? इट विल वर्क, बट वही चीज है कि ही हैव टू गिव सम प्रॉफिट्स बैक ऑल्सो, कि वो 30 WMA के नीचे जब आ जाएगी तब एग्जिट करेंगे, तो है ना? तो एवरी रूल एंड एवरी क्राइटेरिया हैज सम प्रोज एंड कॉन्स. सो व्हाट आई एम डूइंग इज, आई नो दैट वी आर इन अ मतलब बिगर बिगर perspective में we are in a bull market. Okay, so in that there will be intermediate corrections of few months, ठीक है? फर्स्ट थिंग तो बट बिफोर दैट लाइक 2-3 महीने की रैली भी आती है इफ यू स्टडी फास्ट मूवमेंट ऑफ इंडाइसेस, ठीक है? सो लाइक दैट आई एम जस्ट गोइंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि अभी बिगर बुल मार्केट में, ठीक है? एंड अगर मुझे अच्छा रिटर्न्स लेना है तो मुझे कुछ ड्रॉडाउन्स भी हैंडल करने पड़ेंगे. सो विद दैट साइकोलॉजी आई एम गोइंग इन. सो आई एम रेडी टू गिव फ्यू मतलब सम ऑफ माई गेन्स बैक टू द मार्केट टू राइड इट ऑल, एक तरीके से कह सकते हैं, जब तक बुल मार्केट चल रही है. तो व्हाट आई एम डूइंग इज, फॉर थोड़ा एक सेफ्टी पर्पज के लिए आई एम ट्राइंग टू प्लेस माई सेल्फ इन टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स, ठीक है? जैसे अभी आपने बोला कि सेलेक्टिव स्टॉक्स और कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, निफ्टी 20 MA के नीचे भी आ चुके हैं, दैट्स व्हाट. मेजोरिटी ऑफ इंडाइसिस पे ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है, स्टॉक एंड सेक्टर्स पे ध्यान देना, बिकॉज अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स जो जैसे अभी मैंने बताया कि आप सेक्टर्स की लिस्ट बनाओ, उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट फाइंड करो. तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर हैं दे आर होल्डिंग अप. डाउन डेज पे अगर शेकआउट देके वापस भी आ रहे हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो तो लगातार चल रहे हैं. तो इफ यू आर मतलब स्लोली बिल्डिंग दिस एंड प्लेसिंग योरसेल्फ इन द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स, तो आप बोलोगे नहीं कि मार्केट वीक है, आप कहोगे मार्केट तो अच्छी चल रही है अभी. तो अल्टीमेटली बिगर पर्सपेक्टिव को पीछे भी रख के ट्राइंग टू प्लेस योरसेल्फ इन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट थीम्स एंड सेक्टर्स इज द की. बीच में ड्रॉडाउन्स भी आएंगे, ठीक है, शेकआउट्स भी आएंगे, बट अल्टीमेटली जब वो मार्केट शिफ्ट होगी फ्रॉम बुल टू बियर, ठीक है, मुझे नहीं पता कल होगी, 2 महीने बाद होगी, 6 महीने बाद होगी, 4 महीने बाद होगी, साल बाद होगी, ठीक है? पर मैं उसके बारे में सोच के जो पोटेंशियल है मैं उसको गंवाना नहीं चाहता. इंस्टेड ऑफ दैट आई एम रेडी टू गिव सम बैक. तो मैं उस साइकोलॉजी के साथ खेल रहा हूँ, मतलब इनटू द ट्रेड्स, कि यार 10-15% मुझे देना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर मुझे 100% तक जाना है. तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. बिगर पिक्चर लेके चल रहा हूँ, पर मुझे डिटेल में नहीं कह सकता कि कब क्या होना है. Yeah, just one sub question, like, when we turn off your buy switch, like, I'm not going to buy anything right now. Like, is there any criteria or is it like the feel of the market, like, on different sectors? या फर्स्ट थिंग विल बी फील ऑफ द मार्केट, लाइक लीडर्स विल स्टार्ट ट्रैकिंग, ठीक है? जो इस रैली के बड़े बड़े लीडर्स हैं लाइक एनर्जी, रेलवेज, ठीक है, दे विल स्टार्ट ब्रेकिंग देयर EMAs ऑन वॉल्यूम्स. दिस कैन बी वन इंडिकेटर, ठीक है? सेकंड इज माई पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं उनके एसएल विल स्टार्ट हिटिंग वन आफ्टर अनदर, ठीक है? मेरा पोर्टफोलियो का जो मैंने एक एसएल लगाया हुआ कि या 10-15% का जो भी ड्रॉ डाउन हो गया, ठीक है, दैट इज़ द की. उसके बाद मैं अपना एक बार ट्रेडिंग बंद कर दूंगा. तो लाइक दैट ये मेरे कुछ क्राइटेरियाज है. जब ये हो गया आई विल टेक अ बैक सीट एंड आई विल ऑब्जर्व कि क्या हो रहा है. इफ आई फील कि समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, आई विल वेट फॉर सम टाइम. अगर मुझे लगता है नहीं ये शेकआउट था, आई विल स्टार्ट बिल्डिंग द पोजीशंस अगेन. तो थोड़ा रिस्क मतलब बैग वापस देना पड़ेगा. वी नेवर मतलब ऐसा नहीं हो सकता हम टॉप पे बुक कर जाए. सो दैट्स इट. फिर नेक्स्ट अमित. Yeah, hi. My question is, so you mentioned that you scan the stock basis of one. So what tool you use for scanning the stocks? So like there is a screener in TradingView as well. Do you use that for volumes based and मतलब आई यूज ओनली द बेसिक स्कैनर, लाइक कि भाई मुझे मान लो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 1 लाख के रुपए की वॉल्यूम मतलब टर्नओवर होना चाहिए पर्टिकुलर स्टॉक में डेली बेसिस पे. तो आई यूज चार्टिंग फॉर दैट, ठीक है?
या आई यूज चार्टिंग फॉर दैट। तो उसमें मैं बेसिक फिल्टर अपना यूज़ करता हूँ, तो एक मुझे बड़ी यूनिवर्स लिस्ट मिल जाती है उसमें, जिसमें मेरे पास 800-900 स्टॉक्स आते हैं। दैट्स द ओनली फिल्टर, मतलब ये कोई ऐसा बड़ा फिल्टर नहीं है, जस्ट बेसिक वॉल्यूम फिल्टर जो यूज़ करता हूँ। एंड देन उसके बाद आई डू द मैनुअल स्कैनिंग, उसके बाद कोई भी स्कैनर या कोई भी स्क्रीनर नहीं यूज़ करता। आई ओनली प्रेफर मैनुअल स्कैनिंग। सॉरी, कैन यू कम अगेन? Market cap and volume are totally different things. Huh? Market volume, I'm talking about number of shares traded per day into the current price. Yeah, that will automatically happen. That will automatically happen. But मेरा बेसिक फिल्टर है कि भाई मान लो कि 10 लाख मुझे वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, मतलब 10 लाख का टर्नओवर चाहिए, तो वो फिल्टर लगा दूंगा। अब उसमें मार्केट कैप में अगर एक स्टॉक मुझे 100 मार्केट कैप का मिल रहा है, 100 करोड़ का, डजेंट मैटर, एक मुझे 1000 करोड़ का मिल रहा है, डजेंट मैटर, बट उसमें मेरी लिक्विडिटी है, तो आई एम फाइन विद इट। मेन इज लिक्विडिटी। I'm just giving you example. It comes to 100 times of your like trading volume. अगर मैं 100 स्टॉक बाय कर रहा हूँ तो आई एम लुकिंग फॉर मिनिमम 10,000। अगर मैं 1000 बाय कर रहा हूँ तो मिनिमम लुकिंग फॉर 1 लाख। ये नेक्स्ट रजत प्लीज। या हाय रजत। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब वी नो कि लास्ट हमने फ्यू मंथ्स में कैसे किया था। जैसे मैंने अप्रैल से सितंबर में आई हार्डली है 25% रिटर्न्स, ठीक है। तो दैट वाज मतलब व्हाट आई वाज डूइंग इन लास्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। फिर सितंबर अक्टूबर से लेके अभी तक आई डिड 100%। तो फर्स्ट थिंग मुझे पता लगा कि आई एम गोइंग ऑन द राइट पाथ, क्योंकि मैं पहले से बेटर कर रहा हूँ और मार्केट सिनेरियो पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है, ठीक है। सेकंड थिंग इज सम पीपल सेट बेंचमार्क कि स्मॉल कैप जितना मूव कर रहा है आपको उसका 2x करना है, तो यू आर डूइंग गुड, ठीक है। तो लाइक देयर आर बेंचमार्क्स, बट आई फील कि 2x इज ऑल्सो वेरी लेस, ठीक है। 2x इज गुड, बट कुछ लोग 3x 4x पे आराम से कर जाते हैं। तो लाइक दैट यू कैन सेट योर ओन बेंचमार्क्स, ठीक है। फर्स्ट बेंचमार्क इज योर ओन प्रीवियस परफॉर्मेंस, ठीक है। सेकंड बेसिक बेंचमार्क की यू आर आउट परफॉर्मिंग द इंडाइसिस, बेसिकली स्मॉल कैप्स या मिड कैप्स। ये सबसे इनिशियल मतलब का बेंचमार्क सेट कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट एज यू कीप ग्रोइंग, एज यू कीप लर्निंग, यू कैन सेट बिगर बेंचमार्क्स। दैट विल कम एज लाइक फॉर नाउ आई हैव सेट कि मुझे 2x मिनिमम करना है, ठीक है, स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स का। अगर मैं उस पर पहुंच जाऊंगा, आई विल से कि पोटेंशियल इज देयर एज पर माई स्टाइल, ठीक है, जितना पोजीशन साइज में लेता हूँ, तो आई विल टारगेट बिगर कि भाई 3x करना चाहता हूँ मैं। तो लाइक दैट यू कैन सेट योर बेंचमार्क्स एज यू कीप ऑन गोइंग। कोई फिक्स कुछ भी नहीं है ऐसा रूल, बस मतलब खुद की परफॉर्मेंस मेजर करो, दैट्स इट। राज नेक्स्ट। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक थिंग इज कि यू नेवर नो कि हाउ अ स्टॉक इज गोइंग टू रिएक्ट ऑन अर्निंग्स। अच्छी अर्निंग्स पे भी बुरी रिएक्शन मिल सकती है, बुरी अर्निंग पे भी अच्छी रिएक्शन मिल सकती है, ठीक है। तो अगर आप अर्निंग्स में जा रहे हो, ठीक है, टेक्निकली सबसे बेसिक थिंग इज कि यू शुड हैव कुशन। अगर जैसे मैंने एंजल वन की अर्निंग्स मैंने भी एक फेस की थी अक्टूबर के आसपास जो आई थी, तो उस टाइम मेरे पास ऑलरेडी 10 से 15% क्वेश्चन आ गया था मेरे साइज पे, ठीक है। अब मैंने उसमें रिस्क लिया क्योंकि वो बड़ा बेस ब्रेकआउट था, एंड आई थॉट कि इवन इफ इट गैप्स डाउन 10 to 15% आई विल बी एबल टू गेट आउट एट ब्रेक इवन, ठीक है। तो लाइक दैट अगर मुझे अर्निंग फेस करनी है किसी अच्छे प्रॉमिसिंग स्टॉक में, क्योंकि वो एक बड़ा बेस ब्रेकआउट दे रहा है या अच्छी पोटेंशियल दिखा रहा है, तो उसमें मैं क्वेश्चन के साथ ही जाऊंगा और ज़्यादा बड़ी पोजीशन भी नहीं रखूंगा,
ठीक है, अगर मैं 15% लेके चल रहा हूँ और मुझे 15% प्रॉफिट क्वेश्चन है उस पे, तो आई विल जंप ऑन इट। ठीक है, अगर मुझे एक्सपेक्टेशन अच्छी है उससे, क्योंकि अगर वो गैप डाउन भी करते हैं तो मैं अपने कॉस्ट से ऊपर निकल सकता हूँ। हाँ, मैक्सिमम थोड़ा लॉस भी हो सकता है, बट ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा मुझे। बट अगर मैंने आज ही बाय किया है और आज शाम को अर्निंग्स आने की पॉसिबिलिटी है, कल अर्निंग्स आने की पॉसिबिलिटी है, मेरी पोजीशन में मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आई विल नेवर गो इन इट। क्योंकि मुझे नहीं पता वो 10% डाउन ओपन हो या 15% डाउन ओपन हो या एल सी पे हो। ठीक है, तो अर्निंग्स पे मैं तभी जाता हूँ जब मेरे पास अच्छा क्वेश्चन है, अदरवाइज आई डोंट गो। ये एक बेसिक सिंपल सा रूल है। बाकी फिर अगर कोई कन्विक्शन के साथ प्ले करता है, फंडामेंटल्स के साथ, तो वहाँ पे अलग फैक्टर्स आ सकते हैं, बट फॉर नाउ फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव अगर आपके पास क्वेश्चन है, आप उस शॉक को हैंडल कर सकते हो और आप खुद भी पीस ऑफ माइंड के साथ वो लेके एग्जिट कर जाओगे, देन वन कैन गो, अदरवाइज इट्स बेटर टू बुक। She told, right, like say all the stocks from the sector is performing well, that is having a sector trend. But if you take the first stock, say MSTC, so MSTC is a metal. So if you take the first one stock that is having a very good point, from that one stock, how you were come up with the conclusion that okay, this sector is performing well or it is having a sector very good. So basically, what I'm asking, like how you are come up to a conclusion that this sector is having. या सो बेसिकली MSTC शॉर्ट गुल वॉल्यूम एज यू सेड, व्हाट आई डू इज आई जस्ट गो एंड सर्च फॉर इट्स पीयर्स, जो इसके कंपीटिटर्स हैं सेम सेक्टर के स्टॉक्स। MSCC मेटल से है तो मैंने मेटल्स के बाकी 10 15 20 स्टॉक्स देखे, ठीक है, उनके चार्ट्स देखे, तो उस 10 15 स्टॉक्स में से मुझे 5 7 स्टॉक्स मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स विद मूविंग विद वॉल्यूम्स दिख गए। ठीक है, दैट्स मतलब दैट जस्ट सिंपली शोड मी कि यार मेटल सेक्टर में कुछ हो रहा है। दैट्स इट। मतलब दैट दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड, बहुत इजीली मिलते हैं इस तरीके से। अगर आपको MSTC मिला और आपने सर्च किया और बाकी स्टॉक भी आपको मेटल सेक्टर के 10 में से 3 4 मिल गए, तो वहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल गया। जैसे मैंने MSTC से सर्च किया, मुझे वहाँ पे हिंद कॉपर मिल गया, सेल मिल गया, नालको मिल गया, ठीक है, और भी 2 4 स्टॉक्स मिल गए जो अच्छी ट्रेंड में आ रहे थे, ऑलरेडी बिग बेस ब्रेकआउट कर रहे थे या करने वाले थे अच्छी वॉल्यूम्स के साथ। तो लाइक दैट आई गो टू नो। Here. So how we will say, for example, there is a fall has happened and continuously it is going fall day by day. But at the same time, we have a set of stocks which is having very good result, so it's giving a very good margins and earnings everything. So do you still consider this fundamental approach of taking stocks, or you will that time also will want to see the volumes and the smart? सो बेसिकली द अप्रोच विल ऑलवेज बी सेम, ठीक है, कि सेक्टर बिग बेस एंड एवरीथिंग, बट हाँ, मार्केट प्लेज अ बिगर रोल। अगर मार्केट सिनेरियो राइट नाउ इज इन बुल फेज, सो आई कैन एंटर विदाउट वरी, बट द मार्केट इज इन बियर फेज एंड लाइक डाउन ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, so even if a stock breaks out, there is high probability that either it will come back, ठीक है, और it will be a very volatile action as it moves up। जैसे हम अभी देख रहे हैं, we are seeing very clean trends, stock moves 20%, build a base around 10, get मतलब बाउंस बैक हो जाता है बहुत इजीली एंड देन मूव्स अगेन। बट अगर वही चीज़ बियर मार्केट में किसी स्टॉक में मूव हो रही है, तो इट विल हैव वाइल्ड एक्शन, 5% 10% नीचे मूव कर जाएगा, ठीक है, क्विकली ऊपर आ जाएगा, वापस चला जाएगा। तो मतलब इफ़ यू आर रिस्किंग इन अ वेरी गुड स्टॉक, वेरी गुड फंडामेंटल स्टॉक जो कि अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर रहा है, एंड यू वांट टू टेक दैट रिस्क, तो उसमें यू हैव टू बी रेडी टू फेस हायर वॉलेटिलिटी। ऐसा नहीं है कि आप टाइट एसएल से ट्रेल करोगे या 10 ईएमए से ट्रेल करोगे, यू माइट हैव टू शिफ्ट टू 50 ऑल्सो। ठीक है, तो मतलब बुरी मार्केट में यू हैव टू मतलब अंडरस्टैंड कि बेसिकली अगर अच्छा स्टॉक भी है और कोई मूव भी करता है, तो वॉलेटिलिटी विल बी देयर। आई थिंक देयर वाज एन एग्जांपल मिर्जा, मिर्जा इंटरनेशनल ऐसी बियर मार्केट में ही काफ़ी अच्छा मूव किया था। जस्ट गो एंड चेक इट्स मतलब ट्रेंड जो 2022 के अराउंड आया था शायद, देखना कि कितना पावरफुली ब्रेकआउट दिया, बट स्टिल हाउ वॉलेटाइल इट वाज, 5 5 10% की मूवमेंट इजीली आ रही थी उसमें। Yes. हम्म, ओ, ओके राज।
Yeah, last question from Rajat, please. Yeah, hi Rajat. मतलब कांट हैव अ लाइक स्ट्रेट अवे आंसर। आपको रिएक्शन तो स्टार्ट हो जाएगी मिलना उसी टाइम, क्योंकि अर्निंग्स आ चुकी हैं। ठीक है। कुछ स्टॉक्स होंगे जो डायरेक्टली अपर या लोअर सर्किट या मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। ठीक है। देयर विल बी मैनी स्टॉक्स जो क्या है, मतलब वहां पे वॉलेटिलिटी देंगे ऊपर नीचे के और कहीं नहीं जाएंगे, वहीं रुक जाएंगे। ठीक है। तो मतलब सेम डे में आप गैस नहीं कर सकते कि यार कैसा रिएक्शन आया है। थोड़ा आपको मतलब एक दो दिन देखना पड़ जाता है। मोस्टली अर्निंग डेज का, अगर मतलब ट्रेडिंग टाइम पे ही अर्निंग्स आई है, तो उसका डे हाई एंड डे लो ना, उसको थोड़ा वॉच करते रहो। सेम डे के बाद भी, जैसे नेक्स्ट डे, दो तीन दिन में क्या एक्शन हो रहा है। इफ इट्स ब्रेकिंग द लोज एंड स्टार्टेड गोइंग लोअर, तो मतलब अर्निंग रिएक्शन अच्छे नहीं है। ठीक है। अगर वो थोड़ा टाइट होके हाई बिल्ड करके हाई उस अर्निंग डे का हाई ब्रेकआउट कर रहा है, देन इट कैन बी गुड सेगमेंट। मतलब हाँ, वो तो कह नहीं सकते कुछ कि क्या होगा। होने को कुछ भी हो सकता है ना, कि आप मतलब उसी दिन स्टार्ट हो गया रिएक्शन, पर 20% जैसा ऐसा सिनेरियो बहुत बार देखा नहीं है। बट यू कांट लाइक से कि यार, मतलब अगर आपने रिजल्ट्स देखे हैं, थोड़ा बहुत देखना आता है किसी को, और देखा है कि रिजल्ट इतने बुरे नहीं है, ठीक है, तो आप कह सकते हो यार इतना बुरा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, थोड़ा मैं रिस्क ले लेता हूँ। ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कि रिजल्ट्स बहुत बुरे हैं, तो फिर आप उस हिसाब से एक्शन ले सकते हैं। या ओके रजत, या लास्ट क्वेश्चन जो है। पोर्टफोलियो वाइज मैं 1% के आसपास इजीली चला जाता हूँ, रिस्क ले लेता हूँ। ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि मैं थोड़ा हाई कन्विक्शन से प्ले करता हूँ, बड़ा ऐसा रखता हूँ। स्टॉक पर्सपेक्टिव से मैं 4 5 6% भी आराम से रख लेता हूँ कई बार। अगर शॉर्ट मतलब टाइट एसएल मिल रहा है तो वो भी लेता हूँ। बट अगर मुझे किसी स्टॉक में 5% का एसएल मिल रहा है, ठीक है, अगर मैंने 100 पे बाय करा और 95 पे मेरा एसएल आ रहा है, तो मैं कंफर्टेबली उसमें चला जाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा हाई कन्विक्शन से प्ले करता हूँ कि ये स्टॉक में पोटेंशियल है, तो जा सकता है, तो मैं उसको टाइम देता हूँ थोड़ा। वही मूविंग एवरेजेस के आसपास मैं रखता हूँ। तो काइंड ऑफ अलग अलग तरीके होते हैं स्टॉप लॉस रखने के, कि डे लो हो गया, प्रीवियस डे लो हो गया, स्विंग लो हो गया, मूविंग एवरेजेस होगी। वो थोड़ा जब आप स्टडी करोगे ना, या फिर मेरे कुछ ट्रेड्स मैंने पोस्ट किए, उनको देखना कि मैंने कहाँ पे रखा था, तो इस तरीके से आप अपना रूल बना सकते हो अपने स्टाइल के हिसाब से। मोस्टली लोग रखते हैं प्रीवियस डे लो पे, सेम डे लो पे, स्विंग लो पे, या मूविंग एवरेजेस के आसपास। ओके, थैंक यू। सो मैं सेशन को अभी क्लोज करता हूँ। अगर पॉसिबल है तो एक या दो लोग मुझे थोड़ा फीडबैक दे दें कि कैसे इस सेशन को और इम्प्रूव किया जा सकता है। आई होप आई वॉज एबल टू एड सम, मतलब बेनिफिट, एड सम वैल्यू टू यू। थैंक यू अमन। ओके, थैंक यू राज। थैंक यू। बाय बाय।